So hello guys, this is our unit aggregate demand. बोर्ड्स में इसका वेटेज है 12 मार्क्स। अब 12 में से 12 अपने को कैसे लाने हैं ये अपने को अभी स्टार्ट करना है चैप्टर। बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा, वो जरूर ध्यान देना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझो, वर्ड को एक बार खुद बोलो, एग्रीगेट डिमांड। देश की टोटल डिमांड। देश में कौन रह रहा है? 4 तरीके के लोग, एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर, एक है गवर्नमेंट और एक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सटर्नल सेक्टर। अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे आपकी डिमांड पूछूं, इस महीने की डिमांड बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? यार मैंने है ना लगभग 20,000 खर्च करें। तो 20,000 आपने बोला क्या? आपकी डिमांड। तो आप इमेजिन करो अगर चारों का खर्चा ऐड कर दें, आई एम टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैं खर्चा ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा एग्रीगेट डिमांड। पहले ये बेसिक समझो, एडी एग्रीगेट डिमांड हुआ क्या? हमारे पास एग्रीगेट डिमांड हुआ एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अभी रुको, ये अपने कोर्स में है ही नहीं सर, अब पढ़ा क्यों रहे हो? बिकॉज अपने कोर्स में ओपन इकोनॉमी नहीं है 12th के कोर्स में। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने चारों का खर्चा ऐड कर लिया, चारों का खर्चा ऐड कर लिया, पर अपने को क्लोज्ड इकोनॉमी में अपन के लिए थोड़ा सा इजी काम किया है। क्लोज्ड इकोनॉमी में अपने को पढ़ने सिर्फ 2 सेक्टर। कौन कौन से? एडी इज इक्वल्स टू सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, मतलब गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हटाओ क्योंकि वो ओपन इकोनॉमी में। डिफरेंस मेरे हिसाब से खुद ही समझ में आ गया होगा ओपन और क्लोज्ड का। ओपन इकोनॉमी जो देश के बाहर भी ऑपरेट कर रही है, देश के अंदर भी ऑपरेट कर रही है, पर क्लोज्ड इकोनॉमी जो सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, जिसको मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी भी बोल सकता हूं। तो अगर चैप्टर समझना है, कुछ मत करो, एक ही चीज, सी समझ लो, आई समझ लो, चैप्टर हो गया। एक्चुअल में चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट है। सी क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूं? कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा क्यों रहा हूं? क्योंकि मेरा टारगेट है सी पढ़ाना सबसे पहले, कंजम्पशन। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? जब भी ये वर्ड मैं ऐड कर दूं ना, फंक्शन, इस चैप्टर में कम से कम 5 बार ये वर्ड बोलूंगा। कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एडी फंक्शन। फंक्शन वर्ड बोलूं मतलब उसका रिलेशन इनकम के साथ। अब तुम लोग पूछ रहे होगे इनकम कहां से बीच में आ गया? भाई आज मैं अगर तुम्हारे खर्चे की बात करूं, तुम्हारा खर्चा मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो तुम उसको पहले रिलेट किससे करोगे? ऑब्वियसली तुम्हारी इनकम से। तुम कितना कमा रहे हो उसी के बेसिस पे तुम्हारा खर्चा डिसाइड होगा। इनकम होती है वाई से रिप्रेजेंट। कैसे? एडी, अभी मैं कंजम्पशन की बात करूं तो कंजम्पशन का रिलेशन, कंजम्पशन का रिलेशन इनकम के साथ। सर ये लिख क्या रही हो? ये डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसकी? ये डेफिनेशन है कंजम्पशन फंक्शन की। तो अगर 1 मार्क्स में एमसीक्यू है व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, तो वो नीचे आंसर में लिखा होगा दैट कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। सी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। वाई है इनकम, एफ है फंक्शन और सी है कंजम्पशन। अब इसको सर हमको करना क्या है? पहले चैप्टर प्रॉपरली शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है कि हाँ यार हमको आता है। चैप्टर को 10 बार मत पढ़ना, एक बारी में एक ही चीज समझ लो। तुमको स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी, अगर ये 3 चीजें एक टॉपिक की आती है, मतलब तुमको 100% चैप्टर का हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आता है। देखो शुरुआत करेंगे अपन स्केड्यूल से। स्केड्यूल, स्केड्यूल मैं बना रहा हूं, ऑब्वियसली यहां पे लिख रहा हूं इनकम वाई और यहां लिख रहा हूं कंजम्पशन सी। अब कंजम्पशन और इनकम, मैं इनकम को चालू कर रहा हूं एक बार 0 से। ये मेरी इनकम 0, इनकम मेरी बढ़ रही है, ये मैंने लिखी 20, 40, 60, 80 एंड 100। दिस इज माई इनकम। अब सर आपने पहले तो ये बताओ मन से लिखी क्या? लिखी तो मन से, ये मैंने अपने मन से फिगर लिया, पर इसके पीछे एक रूल है। रूल किसका? क्लोज्ड इकोनॉमी का। क्लोज्ड इकोनॉमी का रूल बोलता क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी का रूल बोलता है कि इनकम बढ़ेगी कांस्टेंट रेट पे। लिख देता हूं, इनकम इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। सर ये क्या है? इनकम को अगर तुम चाहो, अभी मैंने क्या लिखी है 0, 20, 40, 60, 80, 100, तो तुम लोग इसको लिख सकते हो 0, 100, 200, 300, 400, तुम्हारी इच्छा, बट लिखना कांस्टेंट रेट। रेट क्या होती है सर? ये बीच का गैप। अब अपन आते हैं, तुम्हारे ऊपर रख के देखना, तुम्हारी कमाई 0 है, 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, क्या खर्चा करोगे? हाँ सर कुछ तो जीने करने रहने के लिए चाहिए होगा ना। तो अगर जीने करने रहने के लिए कुछ चाहिए तो उसको बोलते हैं मिनिमम कंजम्पशन। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में ऑटो
ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? अपन ने कोविड में क्या किया? अभी कोविड में किसी की कमाई थी नहीं, तो कोविड में अगर कमाई नहीं थी, अपने घर पे खर्चा था, वो क्या था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अच्छा रिकॉल करो, कहां से लाए थे? सर पुरानी सेविंग्स में से। तो पुरानी सेविंग्स में से लाए थे। क्या मैं इधर लिख सकता हूं S इज इक्वल्स टू -20? ये बीच में सर कहां से आ गया? अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, एक बार रब करूंगा, वापस देखना। इनकम 0 है, मेरा कंजम्पशन मिनिमम है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड लास्ट चीज, इसको डिनोट करते हैं C बार से। C और ऊपर बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो अगर मैं तुम्हारे को आगे पढ़ाने से पहले अभी तुम्हारे को नॉर्मली बोल रहा हूं, एग्जाम में तुम्हारे पास C बार गिवन है 200, तो वो खुद ही इंप्लाई कर रहा है कि वहां पे इनकम कितनी है? 0। तो वहां पे तुम्हारे को C बार अगर 20 है तो तुम वहां पे सेविंग्स खुद ही लिख सकते हो -20। C बार 200 है तो -200। अब देखते हैं आगे। मेरी इनकम बढ़ रही है, तुम तुम्हारे पे रख के देखो ना, तुम्हारी इनकम बढ़ रही है 20 रुपए से, खर्चा बढ़ाओगे? ऑब्वियसली यस, खर्चा बढ़ाया मैंने। तो खर्चा 10 से क्यों बढ़ाया? कॉमन सेंस है, 10 से बढ़ाऊंगा, 15 से बढ़ाऊंगा, भाई 18 से बढ़ाऊंगा, कुछ तो पैसा सेव करूंगा। 20 रुपए से कमाई बढ़ रही है, कुछ तो पैसा सोचूंगा यार 2-5 रुपए सेव कर लूं। अभी मैं इमेजिन करके चल रहा हूं कि इनकम बढ़ी 20 से, तो मैं मेरा खर्चा बढ़ा रहा हूं 10 से। इनकम बढ़ी 20 से, एक और कर लेते हैं, खर्चा बढ़ा रहा हूं 10 से। खर्चा बढ़ाया, खर्चा बढ़ाया, खर्चा बढ़ाया, ये मैंने खर्चा बढ़ाया। अब बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर ये भी कांस्टेंट रेट है सर आपका 10 10 10 10 10 10। नहीं, इसको कोई रूल नहीं है, ये मैंने तुम्हारे अभी स्केड्यूल को आसान बनाने के लिए किया है। अब कंपेयर करो 0 20 40 60 80 100, इनकम कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। अब सर इसके अंदर दो चीजें दिख रही हैं हमको, एक तो आपने ये बता दिया, दूसरी सर ये जो पॉइंट है ये अलग से दिख रहा है। ये अलग से क्या दिख रहा है कि यहां पे सर अगर मैं कमा रहा हूं 40 रुपया, खर्चा भी 40 रुपया हो रहा है, मतलब सेविंग्स हुई आपकी 0। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर हो। अगेन पीछे आओ, मैंने क्या बोला था? स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी। स्केड्यूल समझ में आया? टॉपिक देखो, स्केड्यूल क्लियर है। अब स्केड्यूल क्लियर है तो तुम मेंटल इमेजिनेशन रखो, एक टिक मारो, स्केड्यूल तो हो गया। ग्राफ पे अगर अपन आए, सोचना एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे दोनों मिल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्केड्यूल बोल रहा है कि 40 और 40 सर ये मिल रहे हैं। तो अगर मिल रहे हैं तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। ग्राफ में कैसे दिखेगा? देखो ग्राफ में दिखेगा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखना, ये आपकी बढ़ रही है इनकम कांस्टेंट रेट पे, यहां पे लिख देते हैं वाई। इनकम तुम्हारी बढ़ रही है कांस्टेंट रेट पे। सर ये आपने इमेजिनरी बनाया क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नीचे एक बार इनकम लिखता हूं, फिर समझाता हूं। ये मैंने इनकम, इमेजिनरी नहीं है ये, ध्यान से देखो, हर वक्त ऐसे जाएगा। क्यों? रूल बोल रहा है ना, इनकम इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। 0 कांस्टेंट रेट, 0 से कांस्टेंट रेट पे जा रहा है। मतलब कि अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली एक छोटी सी और एक्स्ट्रा चीज पढ़ा दूं तो ये आप 45 डिग्री भी लिख सकते हो चाहो तो। करेक्ट बात है सर, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा ना, चाहे आप 0 100 200 लो, 0 1000 2000 3000 लो, ये 45 डिग्री लाइन भी कहला सकती है। अभी हटा देते हैं। तो इनकम की लाइन का दूसरा नाम हो गया 45 डिग्री लाइन। अब कंजम्पशन की बात करते हैं। इनकम यहां पे सर कंजम्पशन ये रहा, 20 से चालू करना है, मतलब ये तो पक्की बात है, यहां से चालू नहीं कर सकते। यहां से चालू कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं ये 20 है। अब देखना इधर, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये कंजम्पशन। अब ये जो है इस तरीके से बढ़ रहा है और ये क्रॉस करके जा रहा है। सर ये कैसे आपने बनाया? तुम लोग ध्यान दो, कंजम्पशन 20 से चालू किया, बढ़ाया, ये आया तुम्हारा, अभी पढ़ाया ब्रेक इवन पॉइंट BEP, जहां पे कंजम्पशन और इनकम सेम है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, कुछ दो जोन दिख रहे हैं। देखो यहां माइनस का साइन लगा रहा हूं, यहां प्लस का। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ाया शुरुआत में तुम लोग नेगेटिव सेविंग्स पे हो, तो ये जोन जो है ये जोन नेगेटिव सेविंग्स बता रहा है, ये 0 सेविंग्स बता रहा है, ये पॉजिटिव सेविंग्स बता रहा है। कॉन्सेप्ट अब प्रैक्टिकली सोचो, एक बार ध्यान से देखो तो स्केड्यूल क्लियर, ग्राफ क्लियर, 2 टिक मारो। सर आप पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये रहेगा, कंजम्पशन फंक्शन, स्केड्यूल, ग्राफ, थ्योरी लिख देंगे। अब क्वेश्चन थोड़े से घुमाते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया, डज द लाइन ऑफ कंजम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन? तो आंसर है नो, इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कंजम्पशन कैन नॉट बी 0, it starts from x axis, it starts from y axis, hence consumption is minimum, which is known as autonomous consumption even when income is 0. अब बात करते हैं थ्योरी की। अब देखो थ्योरी एक बार आप देखो, आपने अगर स्केड्यूल ध्यान से देखा और ग्राफ ध्यान से अगर समझ लिया हो, तो ग्राफ और स्केड्यूल में से अपने को एक्सट्रैक्ट करना है। खुद एक बार पहले मेंटली पॉइंट बोलो,
थ्योरी आपके सामने पर मेंटली पॉइंट बोलो। सर पहला पॉइंट तो हम लिख देंगे इनकम के बारे में, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख देंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाला। तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा वो ब्रेक इवन पॉइंट वाला। चौथा पॉइंट आ जाएगा वो नेगेटिव सेविंग्स के जोन वाला। और पांचवा पॉइंट आ जाएगा पॉजिटिव सेविंग्स के जोन वाला। एक बार मैं फटाफट रीड कर रहा हूं, देखना। पॉइंट नंबर 1 है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। क्या बोल रहा है? कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द वाई एक्सिस। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑफ ओसी इवन व्हेन द इनकम इज 0। तो ये हो गया अपना ऑटोनॉमस कंजम्पशन का पॉइंट। अब देखते हैं, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब बढ़ रहा है, which indicates that income increases when then consumption also increases. However, proportionate rise in consumption is less than proportionate rise in income. इसका मतलब क्या हुआ? इनकम बढ़ रही है अगर 20 रुपए से, तो कंजम्पशन बढ़ेगा 10, 15, 18 से। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। ये वाला पॉइंट हो गया वो नेगेटिव सेविंग्स वाला। जब इनकम, when income is less than consumption, the graph is covered by dis-savings. Dis-savings मतलब negative savings. Fourth point, break even point. At OM level of income, consumption becomes equal to income and savings are 0. The point E is known as break even point. And lastly, income is more than consumption. ये हो गया अपना positive savings वाला point. Read नहीं कर रहा हूं guys. This is our theory for consumption function. अब देखो consumption function में ये चीज क्लियर हो गई। अपना स्केड्यूल, मैंने क्या बोला था? मेंटली टिक मारना। स्केड्यूल पे टिक मारा सर, हाँ समझ में आ गया। ग्राफ क्लियर है और थ्योरी क्लियर है। तो अब लिखना कैसे? अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स 6 मार्क्स का, तो हमारे को स्केड्यूल, ग्राफ, थ्योरी, अंदर से सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो तुम लोग। अब सेम अगर कंजम्पशन हो गया तो इन्वेस्टमेंट हमको समझना है। इन्वेस्टमेंट में इसी के साथ आपको क्लब करके समझाता हूं, एग्रीगेट डिमांड के साथ। देखो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला रूल क्या है? जैसे इनकम का रूल था वैसे ही इन्वेस्टमेंट का रूल। स्केड्यूल सेम रखना, स्केड्यूल बिल्कुल मत बदलना। एक स्केड्यूल हो गया, हर चैप्टर में चलेगा। अब बात करते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट की। देखो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। इन्वेस्टमेंट का रूल, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम इन क्लोज्ड इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट कभी नहीं बदलेगा। इन्वेस्टमेंट अगर मान लो 100 है तो परमानेंट 100 रहेगा। तो अपन एक बार इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं क्या चीज। शुरुआत कर रहा हूं स्केड्यूल से। टॉपिक का नाम है अपना एडी फंक्शन। फिर से आ गया फंक्शन वर्ड। डेफिनेशन बोलो मेंटली। डेफिनेशन क्या हो गई भाई? डेफिनेशन हो गई एडी का रिलेशन इनकम के साथ। तो लिख लेता हूं यहां पे एडी का रिलेशन इनकम के साथ। सर आप तो इन्वेस्टमेंट पढ़ा रहे हो, इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ही समझ में आ जाएगा। एडी का रिलेशन इनकम के साथ। अब देखना स्केड्यूल बहुत आसान चलेगा। इनकम जो भी बनाया था, कंजम्पशन जो भी बनाया था, इन्वेस्टमेंट अभी सिखा रहा हूं, और ये आ जाएगा एडी, इन दोनों का टोटल। करते हैं एक बार फटाफट। ये तो वही क्यों रखते हैं 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब अगर मैं इस पे बात करूं तुम्हारे से, तो ये सबसे पहले कंजम्पशन 20 ऑटोनॉमस, फिर आपने बढ़ाया, फिर ये आया आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ये आया आपका इंक्रीमेंट दैट इज पॉजिटिव सेविंग्स, एंड दिस इज योर 60 एंड 70। ये हो गया कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट में अज्यूम कर रहा हूं 10 एंड 10। इन्वेस्टमेंट मैंने रखा कांस्टेंट एज पर द रूल, क्लोज्ड इकोनॉमी का रूल बोलता है। एडी क्या आया? 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, देन 50, देन 60 एंड देन 70 एंड 80। इजी है। स्केड्यूल पे टिक मार सकते हैं एडी फंक्शन के। अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी होता तो ये रहा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इनकम वाई एंड आई, इनकम और इन्वेस्टमेंट। अभी कुछ भी आए इस स्केड्यूल में से निकलेगा। ग्राफ सर कैसे बनेगा? सेम, छोटा सा फर्क है। ये आया एक्स एक्सिस, ये आया वाई एक्सिस। नीचे भाई क्या लिखना है? सदाबार इनकम। सदाबार पूरे चैप्टर में, एक्चुअली पूरी यूनिट में। ये किसकी लाइन है? 45 डिग्री की सर। इनकम की लाइन 45 डिग्री। अच्छा ये कौन सी लाइन आई? अभी तो आपने पढ़ाया इन्वेस्टमेंट विच ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यूज कर लो क्या वर्ड? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम है। जैसे कंजम्पशन मिनिमम था, वैसे क्या मैं ये लाइन यूज कर सकता हूं? ये मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। हाँ, क्योंकि ये मिनिमम है तभी तो 0 पे भी चल रहा है और आगे भी सेम है। तो ये अपन के लिए एक एडवांटेज वर्ड आया, एडवांटेज पॉइंट आया कि याद रखने वाली बात है। इन्वेस्टमेंट का नाम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है हर लेवल पे। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस इवन व्हेन इनकम इंक्रीजेस। सो अपन इन्वेस्टमेंट की लाइन को नाम क्या दोगे? हॉरिजॉन्टल।
एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पॉइंट है ना, मेंटली बनाना चालू कर दो। थ्योरी के शेड्यूल सही चल रहा है, ग्राफ सही चल रहा है, मेंटली एक बार पॉइंट बनाना चालू कर दो। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट मेंटली प्रिपेयर्ड है, इनकम का पॉइंट मेंटली प्रिपेयर्ड है। कंजम्पशन देखो भाई, बड़ा सिंपल लिया है मैंने, कुछ नया नहीं, पिछले टॉपिक का सेम। ऑटोनॉमस वही 20 वाला, ये जीरो ओरिजिन, ये कंजम्पशन बढ़ रहा है। वापस क्लास में अगर मैं ध्यान से बात करूं तो ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर थे, अभी तो पढ़ा है। और ये देखो सर, ये आप कैसे बना रहे हो, एडी कहां से आपको पता पड़ा? एडी खुद नोटिस करो, एडी और ये भाई भाई नहीं लग रहे हैं, सेम चल रहे हैं दोनों की दोनों, 20 30 40 50 60 70, ये 30 40, मतलब बिल्कुल इंक्रीमेंट सेम है। बीच में इन्वेस्टमेंट है ना सेम, इन्वेस्टमेंट बीच में कांस्टेंट ये दिख रहा है। तो एडी और सी को तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि पैरेलल है। अगर ध्यान से ग्राफ समझ में आया हो, मैं इधर लिख देता हूं, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, वाई एक्सिस पे, स्केड्यूल पे टिक, ग्राफ पे टिक। अब बात करते हैं वापस इसके थ्योरी की, मेंटली खुद एक बार बनाने की कोशिश करो। सो इसकी थ्योरी हो जाएगी गाइस हमारे पास, विच इज एडी फंक्शन में सबसे पहले हमको जो ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। As stated before, AD is assumed to be the function of only consumption and investment demand. अब next point है C बार वाला, मतलब autonomous consumption का। Positive consumption even when income is zero. There is always some minimum level of consumption even when the income is zero. ये वही हो गया C बार वाला point. Next point, slope of consumption curve. तो पहला point अपन C को complete करेंगे, फिर I को complete करेंगे, C को complete करते हैं। The first component of AD, that is consumption curve, slopes upward, क्योंकि consumption हमेशा बढ़ता है। Then next, slope of investment curve. The second component, investment expenditure, is a straight line parallel to x-axis. Next, starting point of AD curve. AD always starts from point T. T अपन assume कर लेते हैं इस point को, जो कि हमारा minimum y-axis पर point आ रहा है। अब देखते हैं एक बार। The second, AD starts from point T at zero level of income. Zero level of income पे AD हमारा consumption plus autonomous investment के बराबर है। नेक्स्ट है लास्ट, स्लोप ऑफ एडी कर्व। स्लोप क्या हुआ? पॉजिटिव स्लोप, दोनों ही तो बढ़ रहे हैं। एडी ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। सो ये है हमारी एडी की थ्योरी। अब एडी अपने को वापस से टिक मारो भाई, स्केड्यूल क्लियर, ग्राफ क्लियर, थ्योरी क्लियर। अब तुम लोग इसमें से एक काम करो, तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन निकालता हूं इसका, मेरे को बताना, डज द लाइन ऑफ एडी विल टच द लाइन ऑफ कंजम्पशन? No, AD cannot touch consumption because there is minimum gap between them known as autonomous investment. बीच में सर इन्वेस्टमेंट का गैप है, जो कि आपने बताया सेम रहता है। तो AD और C, एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन, विल ऑलवेज रिमेन पैरेलल। ये क्वेश्चन निकला नहीं थ्योरी में से, थ्योरी में से ही निकल रहा है। तो अगर कॉन्फिडेंट हो, स्केड्यूल आता है, ग्राफ आता है, थ्योरी आती है, हर क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पढ़ना, पर 100% अगर स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी आता है, कर लोगे तुम लोग पूरा की पूरा पार्ट। अब बात करते हैं एडी के आगे हमको क्या पढ़ना है। देखो वैसे तो मुझे पढ़ाना था सी और आई, पर अब एडी को प्रॉपरली चैप्टर को समझने के लिए हमको सेविंग्स भी पढ़ना पड़ेगा, और सेविंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो शुरू करते हैं हम लोग सेविंग्स फंक्शन। देखना तुमको ऐसा लगेगा सर सेम टू सेम चल रहा है सब कुछ। पहले मेंटली खुद ही मेरे लिखने से पहले बता दो, सेविंग्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या बनी? सेविंग्स फंक्शन हो गया सेविंग्स का रिलेशन इनकम के साथ। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं यहां पे, सेविंग्स का रिलेशन इनकम के साथ। इनकम बनाऊं जीरो से, फटाफट सर स्केड्यूल पे आ जाते हैं। तो मेरा स्केड्यूल सबसे पहले बन रहा है, ये आया मेरा इनकम और ये आया मेरा सेविंग्स। सेविंग्स बनाने के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूं यहां पे कंजम्पशन की। इनकम है मेरा 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100, सेम चल रहा है पूरा स्केड्यूल। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है सेविंग्स फंक्शन का, स्केड्यूल सेविंग्स देखो, ये था 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ये ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ऑटोनॉमस 20, तो सर सेविंग्स हो गई -20। ये 20 कमा रहा हूं, 30 खर्च कर रहा हूं, तो -10 सेविंग्स। 40 कमा रहा हूं, 40 खर्च कर रहा हूं, 0 सेविंग्स, ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे लिख भी देता हूं BEP, ठीक है। अब कमिंग ईयर 60 कमा रहा हूं, 50 खर्च कर रहा हूं, 60 - 50, ये हो गया मेरा 10, देन ये आ गया 20 और ये आ गया मेरा 30। अब बात करो सेविंग्स आ गया, एक बार के लिए स्केड्यूल क्लियर है, टिक मारू सेविंग्स फंक्शन पे।
इसको ड्रॉप कर देते हैं, काम नहीं है, सिर्फ मैंने सपोर्ट के लिए बनाया, एग्जाम में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ग्राफ की। ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारी वाई एक्सिस, ये है तुम्हारा सदाबहार एक ही डायग्राम, इसको तो भूलना ही नहीं है। 45 डिग्री इनकम की लाइन, यहां लिख देते हैं इनकम। नाउ कमिंग हियर, ये सब क्या बना रहे हो भाई, ये है ओरिजिन, और ये जो अपन पहले बचपन में पढ़ चुके, ये वाई माइनस एक्सिस, जहां से मैं सेविंग्स चालू करूंगा, -20 से चालू कर रहा हूं, -20, ये बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ये सेविंग्स मेरी बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ये सेविंग्स मेरी -20, -10, 0, देन 10, 20, 30, वॉटेवर आगे जा रही है, ये आ गई सेविंग्स का डायग्राम। सेविंग्स लिखें कहां सर, यहां लिखोगे सेविंग्स, यहां पे आएगा सेविंग्स नेगेटिव। सर ये क्या है, ये ओ, इसको नाम एक बार दे देते हैं, ओ डी नाम दे देते हैं। ये ओडी क्या है, ये रहा, इसको बोलेंगे अपन -C बार। ऑटोमेटिकली खुद समझो, सी बार क्या था, सी बार था इनकम 0, कंजम्पशन ऑटोनॉमस मिनिमम। तो ये क्या हुआ, -20। कोविड का एग्जाम्पल लो, सबसे बढ़िया याद रहता है, क्योंकि हमने कमाया 0, खर्चा किया, लाए कहां से, पुरानी सेविंग्स में से, तो इसको क्या बोलेंगे, -C बार। तो ये जो तुम्हारा जोन है, ये वाला ओडी, ये है -C बार, नेगेटिव सेविंग्स भी बोल सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ये रहा, जहां पे सेविंग्स क्लियरली 0 आ रही हैं। अरे चैप्टर भाई बहुत आसान है, ऐसा कैसा फील आ रहा है कि चेंड नहीं है, एक टॉपिक पढ़ाओ आगे से आगे चल रहा है, ये सच में ऐसा है। अब स्केड्यूल पे टिक मारे मेंटली, डन, ग्राफ पे टिक मार दे मेंटली, डन, थ्योरी खुद निकालो, इसकी थ्योरी रीड नहीं करते, एक बार यहां पे लिखते हैं। सेविंग्स का पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहले तो इनकम के बारे में लिखो, परमानेंट इनकम इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, इसको डिटेल कर लेंगे। सेकंड पॉइंट निकालो सेविंग्स की, सेविंग्स इनिशियली आर इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर है सेविंग्स, ये रही ओडी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर। दस सेविंग स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, खुद बिल्डअप करो प्लीज पॉइंट मेंटली। इनिशियली दिस जोन लिख सकते हो, द शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव सेविंग्स, यूं भी लिख सकते हो, द पॉइंट बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले इज नोन एज नेगेटिव सेविंग्स। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट, बीईपी इन द डायग्राम इज द पॉइंट वेयर सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0, एंड एक और लाइन ऐड कर लो, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, प्रूव हो रहा है यहां पे। लास्ट पॉइंट आ जाएगा पॉजिटिव सेविंग्स, सेविंग्स इंक्रीजेस and has a positive slope after break even point, the savings are positive। ये हो गया हमारा सेविंग्स फंक्शन। पूछ लूं एक टफ क्वेश्चन, देखो मेंटली एक्टिव रहना, पर अगर मैं पूछूं क्या सेविंग्स की लाइन इनकम की लाइन को टच करेगी, प्रिपेयर करो आंसर मेंटली। सेविंग्स की लाइन इनकम की लाइन को टच कर सकती है? नहीं, कभी भी नहीं करेगी, आगे जाके भी नहीं करेगी। सर थोड़ा समझा दो, क्योंकि अगर इनकम मैं बोल रहा हूं इसके बराबर है, अभी समझाया, इनकम अगर मेरी 100 रुपए है, अगर मेरी सेविंग्स की लाइन उसको टच कर रही है, मतलब ये 100 है तो ये भी 100 है, कंजम्पशन कितना हो गया, 0। हो ही नहीं सकता सर, अभी तो आपने बोला कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। तो सर ये जो सिचुएशन आप बोल रहे हो, इनकम की लाइन विल नेवर टच द लाइन ऑफ सेविंग्स। क्वेश्चन टफ था, बट अगर 2 बार रीड कर लेते आंसर आ जाता। लिखना क्या है आंसर सर बता दो, लाइन ऑफ इनकम विल नेवर टच लाइन ऑफ सेविंग्स बिकॉज सेविंग्स कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम। There is a minimum gap known as autonomous consumption. So this is our savings function. मैंने तुमको चैप्टर शुरू करते हुए बोला था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसको स्टार मार्क कर लेना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन। सर क्या बोल रहे हो, जो अभी अपन ने पढ़ा क्या, हमारा कंजम्पशन फंक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एडी फंक्शन हो गया, सेविंग्स फंक्शन हो गया। अब इसका डेरिवेशन क्वेश्चन देखना, डेरिवेशन कैसे आता है। डेरिवेशन इसका आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन को है ना मैं नियरली बार बार बोलता हूं, 100% मार्क करो। कौन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नाम है डेरिवेशन। जैसे कि मैं करता हूं, डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। मैं दोबारा बोल रहा हूं गाइस, इस क्वेश्चन को 100% वाली लिस्ट में मार्क कर देना। लगभग 3 मार्क्स तो मिनिमम पकड़ के चलना है इस क्वेश्चन का। डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन को हम डिराइव कर रहे हैं, मैथ्स में करते थे ना कंजम्पशन फंक्शन से। बहुत सिंपल है, सबसे पहले स्केड्यूल, सदाबहार है ये तो, अपने का स्केड्यूल तो बनता ही बनता है थ्योरी में। अब ये आ गया मेरा इनकम और कंजम्पशन।
सर सी क्यों लिख रहे हो? भाई सेविंग्स को तुम लोग डिराइव कर रहे हो ना। वापस वो हो गया 0, 20, 40, 60, 80, 100। कंजम्पशन भाई अब तो दिमाग में मेंटली फिट हो गया होगा बिल्कुल। ये आ गया 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। लिख लूँ यहाँ पे सी बार लिख लेता हूँ, ध्यान रहेगा। यहाँ पे लिख दूँ बी, ब्रेक इवन पॉइंट। अब एस निकालो। सर अलग क्यों कर रहे हो? भाई डिराइव कर रहा हूँ ना, तो अलग दिखा रहा हूँ। 0 -20 -20, फिर 20 -30 -10, देन 40 -40 0, देन 10, देन 20, देन 30। दोनों स्केड्यूल कंबाइन हो गए डेरिवेशन में, तो ये है हमारा स्केड्यूल। ग्राफ देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ऊपर तो बनाएंगे सी और वाई, कंजम्पशन, इनकम, 45 डिग्री इनकम, कंजम्पशन, ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। जस्ट नीचे यहां पे बनाओगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे आएगा सेविंग्स, ये आ जाएगा नेगेटिव सेविंग्स, ये आ गया तुम्हारा इनकम। अब देखना ये मेन चीज चालू हो रही है। सेविंग्स को ये याद रखना, ये ब्रेक इवन पॉइंट और ये ब्रेक इवन पॉइंट मीट करना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सर ये आपको ब्रेक इवन पॉइंट कहां दिख रहा है? देखो अभी तुम्हारे को समझ आ जाएगा। ये देखो, ये सेविंग्स, ये जो है मेरा पॉइंट, दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, जो ऊपर से नीचे टच हो रहा है। इस पॉइंट को बोलते क्या है? अपन लोग शो क्या कर रहे हैं? अपन लोग शो कर रहे हैं कि कंजम्पशन फंक्शन से कैसे सेविंग्स फंक्शन आ रहा है। तो ये देखो, ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट तुम्हारा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम, 45 डिग्री, ये हो गई सेविंग्स, ये आगे नीचे इनकम की लाइन। ये क्या है? स्केड्यूल ग्राफ। सर ये उल्टा नहीं हो सकता क्या? कभी हो सकता है, अगर क्वेश्चन उल्टा हो जाए तो। ये एस अंदर चले जाएगा, सी बाहर आ जाएगा। अगर डेरिवेशन आ जाए सेविंग्स फंक्शन का, और अपन को ये मानना है कि अपन को सेविंग्स फंक्शन गिवन है और कंजम्पशन निकालना है, तो ये है हमारा डेरिवेशन। इसकी थ्योरी खुद एक बार मेंटली पहले सोचो, थ्योरी क्या होगी। सो गाइस अब देखो, इसकी थ्योरी तुम्हारे सामने है। अब थ्योरी में तुम लोग पहले तो इसको रीड करने से पहले खुद बनाओ। अब थ्योरी में तुम लोग एक तो सबसे पहले वो कॉमन पॉइंट लिखो जो एस और सी के हैं, सेविंग्स और कंजम्पशन के हैं। सी बार वाला पॉइंट कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। तो सी बार होता है जब इनकम 0 होती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और उसी पॉइंट पे माइनस सी बार होता है, मतलब नेगेटिव सेविंग्स। तो एक तो ये पॉइंट आ जाएगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट खींचो। नेक्स्ट तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा ब्रेक इवन। दोनों में ब्रेक इवन है ना, जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है वो भी ब्रेक इवन है, और जब सेविंग 0 है वो भी ब्रेक इवन है। सो ये तुम्हारी थ्योरी है जो तुमको कंबाइन करके लिखनी है। ये क्वेश्चन को 100% मार्क कर लेना। आते हैं अब इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पे। अब तुम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, सेविंग्स फंक्शन पढ़ा, तुम लोगों ने ध्यान दिया स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी के अलावा मैं उसको वापस लेके आ रहा हूं प्रैक्टिकल पे। ये मैंने क्या लिखा है? ये है प्रोपेंसिटी। प्रैक्टिकल समझने के लिए इस वर्ड को बहुत जरूरी समझना पड़ेगा। इस पूरे टॉपिक को मैं समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से। पहले इसके एक बार फटाफट से वर्ड देख लेते क्या लिखा है। ये लिखा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या है सर ये समझाओ। अब देखो, इमेजिन करो तुम्हारी इनकम, चलो अपन आ जाते हैं कबीर भाई की इनकम, कबीर सिंह में। तो कबीर जी की इनकम है, कबीर सिंह में इमेजिन करते हैं अपन कि उनकी इनकम है 100 रुपये, या अपन चलो वहीं से लेते हैं अपना स्केड्यूल पे, 0 रुपीज उनकी इनकम है, ठीक है। पहले कंजम्पशन कितना होगा? कंजम्पशन ऑटोनॉमस चलेगा, और सेविंग्स आ जाएगी यहाँ पे हमारी ऑटोनॉमस, मतलब कि स्टार्टिंग इनिशियल सेविंग्स। इनकम को एक बार ले लेते हैं अपन कि अगर मिनिमम इनकम 10,000 रुपए है, ठीक है, 10,000 रुपीज इनकम है, इसमें वो खर्चा करना चाह रहे हैं 8,000 रुपए, 8,000 का खर्चा करना चाह रहे हैं। ऑटोमेटिक है, 2,000 सेव करना चाह रहे हैं। तो 2,000 तुम लोग सेव करना चाह रहे हो, 8,000 तुम लोग खर्च करना चाह रहे हो। इसको इस टॉपिक से अब जोड़ते हैं। यहां पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया C/Y, मतलब 8,000 जो खर्च करना चाह रहे हैं उसको डिवाइड कर लो टोटल इनकम से, ये आ गया तुम्हारा 0.8 आंसर। सर पॉइंट में ही आता है क्या? पॉइंट में ही आता है आंसर। तो 0.8 आंसर आ गया एपीसी का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। अब इधर देखना, S/Y, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, 2,000 सेव करना चाह रहे हैं, अपॉन इनकम है 10,000, ये आ गया 0.2। तो ये तुम्हारे को क्या लेके आ रहा है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन मेंटली प्रिपेयर करो। इट इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, एपीसी।
इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, एपीएस। और अगर तुमने बहुत ज्यादा ध्यान से अगर देखा इस टॉपिक को, क्या मैं ये चीज लिख दूं, क्या एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होगा हमेशा? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अगर इंसान 10,000 कमा रहा है तो उसमें से अगर 8,000 खर्च कर रहा है तो 2,000 सेव करेगा ना। तो 8,000 अपॉन 10,000, 2,000 अपॉन 10,000, आंसर तो सर दोनों का टोटल करोगे 1 ही आना है। परसेंटेज में भी सोच सकते हो इसको, ये 80% हो गया, ये तुम्हारा हो गया 20%। तो ये है एपीसी और एपीएस। डेफिनेशन भी क्लियर है। न्यूमेरिकल्स अगर ये मान लो ऐसा ही कुछ बॉक्स आ गया तो इसमें यहां पे लिखना एपीसी, यहां लिखना एपीएस और निकाल के बता देना। ये आ गया तुम्हारा 0.8, ये आ गया 0.2। अब सर इसकी बात करो आप, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? देखो इमेजिन करो, कबीर भाई की इनकम चल रही है 10,000, बढ़ के हो गई अपन ले लेते हैं 20,000, ठीक है। अब अगर तुम लोग हो तो क्या करोगे? खर्चा बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 16,000 कर दो खर्चा, ठीक है 16,000 कर देते। पर एक बार के लिए सोचो, इनकम बढ़ी 10,000 से, मैं खर्चा मैक्स टू मैक्स कितने से बढ़ा सकता हूं? क्या 18,000 कर दूं? कभी नहीं होगा। नहीं तो ह्यूमन टेंडेंसी तोड़ रहे हो तुम, क्या सेव नहीं करोगे? इनकम 10,000 से बढ़ी, खर्चा आप एक काम करो सर 9,000 से बढ़ा, 9,000 से बढ़ाते हैं तो ये हो गया मेरा 17,000, ठीक है। 8,000 पहले खर्च कर रहा था, 9,000 से बढ़ाया 17,000, तो सर अब सेव कितना कर रहे हो? सेविंग्स मेरी बढ़ी 1,000 रुपए से 3,000 हो गई। सर ये भर दो एक बार, एपीसी एपीएस। एक मिनट अपन इसको रोकते, पहले अपन समझते एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हुआ। देखो ये है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सर मतलब मेरी जब इनकम 10,000 से बढ़ी, ये मेरी इनकम 10,000 से बढ़ी, मैंने खर्चा बढ़ाया 9,000 रुपए से, मैंने खर्चा बढ़ाया 9,000 रुपए से। चेंज इन कंजम्पशन हुआ 9,000, चेंज इन इनकम हुई 10,000, ये आंसर आया 0.9। समझने में बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का रेशियो। चेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम का रेशियो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है इसका भाई बिल्कुल सेम, 1,000 अपॉन 10,000। क्यों सर? क्योंकि मेरी सेविंग्स बढ़ी 1,000 से, डेल्टा एस, मेरी इनकम बढ़ी 10,000 से, तो ये आ गया 0.1। वापस एक चीज लिख दूं क्या? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। सर इसको फिल तो करो, यहां पे देखो डैश और डैश। अब ध्यान से देखना, 9,000 ये ऐसे मार्क कर देता हूं, अपॉन 10,000, गैप 10,000 गैप है ये, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0.9 और ये हो गया 0.1। इसको भी तुम फिल कर सकते हो, फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, C अपॉन वाई, C अपॉन वाई, S अपॉन वाई। देखो C कितना हो गया 17,000 अपॉन 20,000, 17,000 अपॉन 20,000 और यहां पे कर दोगे 3,000 अपॉन 20,000, तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 3,000 अपॉन 20,000। इसका आंसर आ रहा है अपना 0.15 और इसका आंसर आ रहा है अपना रिमेनिंग 0.85। ये है तुम्हारा एपीसी एपीएस। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको माइंड में रखना, मार्जिनल्स को। आगे मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूं। एक बारी के लिए ये तुम्हारे सामने इसका क्वेश्चन आ रहा है, ये सॉल्व करने का ट्राई करो। अब देखो ये जो आपने प्रैक्टिकल अभी किया, इसको बोलते हैं फिलअप्स। तो इसको अपन एक साइड रखते हैं कि हाँ 3 मार्क्स में आ सकता है, पर मेजर चांसेस इसके हैं कंजम्पशन फंक्शन के प्रैक्टिकल और सेविंग्स फंक्शन के प्रैक्टिकल। इसका फॉर्मूला क्या है? बड़ा आसान है पर अभी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसका फॉर्मूला है C मतलब कंजम्पशन इज इक्वल्स टू C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPC इनटू इनकम। मैं पता है इन दोनों फॉर्मूला को मिरर बोलता हूं, क्योंकि तुम देखना अगर ये तुमको आता है ना, ये आता ही है, मिरर है, बिल्कुल अपोजिट है। पहले एक बार फटाफट लिख लेते हैं। C का मतलब है कंजम्पशन जो अपने को निकालना है, C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मान लो क्वेश्चन में गिवन है 200, तो ये अपना ऑटोनॉमस कंजम्पशन। MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये तुम्हारे को पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, अभी पढ़ा, ठीक है। अब लास्ट Y क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा इस नाम से, नेशनल इनकम, मतलब इनकम ही। अब जस्ट इसका वाइसा वर्सा, इसको मैं बॉक्स में ले रहा हूं, वाइसा वर्सा मिरर, S इज इक्वल्स टू माइनस C बार। देखो C बार माइनस C बार ये गिवन है, तो ये ऑटोमेटिकली गिवन है माइनस C बार प्लस MPS, इसका भाई MPC गिवन है, अगर 0.8 तो ये गिवन है 0.2 और लास्ट में Y
जो दोनों में कॉमन है, नेशनल इनकम। बॉक्स में ले लेते हैं एस मतलब सेविंग्स, ये है नेगेटिव सेविंग्स, ये एमपीएस मार्जिनल प्रोपोर्शन जो सेव, और ये इनकम। अब सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताओ। क्वेश्चन आने से पहले मैं तुमको बता दूं, हर क्वेश्चन में तुमको मिरर बनाना है। अब मैं अगर इसका क्वेश्चन एक बार अगर रीड करूं तुम्हारे सामने, देखो ये तुम्हारी सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इसका क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है हमारे पास, हमको गिवन है कंजम्पशन फंक्शन गिवन है हमको, C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8 इंटू वाई। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को बोला है पहले तो डिटरमाइन करो वैल्यू ऑफ एमपीसी और एमपीएस। तो पहला मेरा पार्ट हो गया आंसर में, फर्स्ट एमपीसी क्लियर दिख रहा है तुमको, है ना, ये एमपीसी है। C इज इक्वल्स टू C बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। ओके, एमपीसी है 0.8 एंड एमपीएस हो गया 0.2। ये समझाने की जरूरत है क्या, क्योंकि अभी मैंने बोला तुमको एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, तो ये 0.8 और ये हो गया मेरा 0.2। आगे देखते हैं सेकंड मेरे को क्या बोला है। सेकंड मेरे को इन्होंने बोला है कि मेरे को कैलकुलेट डिराइव करना है सेविंग्स फंक्शन। सेविंग्स फंक्शन तुमको पता है, सेविंग्स फंक्शन होता है एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। डिराइव करो, खाली मतलब लिखो एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार, ये 200 है, ये हो गया माइनस 200, सही लिख रहा हूं, माइनस 200, ये 0.8 है, ये हो गया 0.2 इंटू वाई। सर कैलकुलेट नहीं करना क्या, कैलकुलेट के लिए बोला क्या, डेराइव बोला ना, तो सिर्फ लिखने का। तो ये हो गया तुम्हारा 1 मार्क, ये हो गया 1 मार्क, 2 मार्क्स आ गए तुम्हारे इसमें। आगे आते हैं अपन नेक्स्ट, मुझे थर्ड इसमें बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट कंजम्पशन एट इनकम लेवल 3000 एंड 5000। कैलकुलेट कंजम्पशन एट इनकम लेवल 3000 एंड 5000। तो कंजम्पशन निकालना है 3000 और 5000 इनकम पे। चेक करते हैं इसको अपन, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। ये हो गया मेरा 200 प्लस 0.8। अब क्या रख रहा हूं मैं, पहले तो 3000 इनकम की जगह, 3000 इंटू 0.8 2400, 2400 प्लस 200 2600 करोड़ जो मेरे को गिवन है। ये हो गई मेरा फर्स्ट। अब इसमें देखते हैं, एक बार 5000 रखो, 5000 रखते हैं, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई, दैट इज 200 प्लस 0.8 इंटू 5000, 5000 इंटू 8 4000, 4000 प्लस 200 दैट इज इक्वल्स टू 4200। ये आ गया मेरा कंजम्पशन। यूनिट जरूर लगाना, 4200 करोड़ जो भी गिवन हो। ये आ गए तुम्हारे यहां पे मार्क्स तीनों के। अब क्या नेक्स्ट गिवन है, अब ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम हमसे पूछा है। पहले तो मेंटली ये याद करो कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या है। भाई ब्रेक इवन पॉइंट याद करो ना, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम हो गया जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, Y और C बराबर रखना है। सर एक बार फॉर्मूला लिखो तो, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। क्या निकालना है, निकालना तो Y पर ब्रेक इवन पे निकालना है। क्या मैं Y को X अभी मिसिंग अज्यूम कर लेता हूं, इधर भी X लिख दूं क्या। सर समझ नहीं आया, भाई इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं ना, तो अगर इसको X अज्यूम कर रहा हूं तो ये भी X हो गया। अब सॉल्व करो, बाकी तो गिवन है, ये गिवन है 200, ये गिवन है 0.8। सॉल्व करते हैं इसको। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुम लोग एक बार कंफ्यूजन को यहां पे ही क्लियर करो, आगे मत बढ़ने दो। 0.8x 200 प्लस 0.8x इज इक्वल्स टू x, यहां आ जाएगा माइनस x माइनस 0.8x इज इक्वल्स टू 200। मतलब यहां पे मेरे पास ध्यान से देखना, x माइनस 0.8x 0.2x, ये 1x है, 1x माइनस 0.8x 0.2x इज इक्वल्स टू 200। सॉल्व करो, x की वैल्यू हो गई 200 डिवाइडेड बाय 0.2, तो कितना आ रहा है, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 2000 को 2 से डिवाइड किया, x मतलब इनकम 1000 आ गई। ये कौन सी इनकम है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो ये है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। जब भी क्वेश्चन में आए तो y और c को तुम लोग अज्यूम करना बराबर x और x रखना। सो दिस इज आवर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास और आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस के लिए सामने तुम्हारे पास और 2-3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। सो गाइस नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड यूनिट में से, वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ये ऊपर वाला नाम बुक में गिवन है। अब मैं तुम्हारे को बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं।
तुम लोग इस चैप्टर का पहले बेस समझना। अगर तुम लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूं तुम्हारे को चैप्टर की कनेक्टिविटी नहीं पता पड़ेगी। एडी हमेशा चेन पढ़ा करो, पहले फर्स्ट पढ़ो फिर सेकंड पढ़ो। तो अब एडी का जो मैंने पहले पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन, वहीं से ये चैप्टर आएगा। थोड़ा सा चैप्टर के इसमें एक टाइटल है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तुम लोग फैमिलियर हो चुके इकोनॉमिक्स में, दो चीजें जब बराबर होती हैं। देश में इक्विलिब्रियम कब आएगा एज पर एडी एग्रीगेट डिमांड? भाई बहुत सिंपल है, देश में इक्विलिब्रियम आएगा जब आपका एडी बराबर है एएस के। सर ये क्या बोल रहे हो आप? तुम लोग बहुत सिंपल खुद दिमाग में लेके आओ ना इस चीज को। मैं बोल रहा हूं अपने भारत देश में टोटल मिला के लोग बोल रहे हैं हम खर्चा कर रहे हैं 10,000 करोड़ का, तो उनकी एग्रीगेट डिमांड कितनी हुई? 10,000 करोड़। अब इमेजिन करो अगर 10,000 करोड़ का ही सामान उनको दे दिया जाए, मतलब कि 10,000 करोड़ की मांग और 10,000 करोड़ की अवेलेबिलिटी, तो जीरो वेस्टेज, सब कुछ जीरो। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन। सर इसको प्रूव कैसे करेंगे हम एग्जाम पे? तो अपन को यहां पे एक चीज याद रखनी है, पिछले चैप्टर की एक ही चीज बोली थी ना, वापस बोलता हूं। अगर तुमको स्केड्यूल, ग्राफ, थ्योरी आती है, मतलब तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ तुमको आता है आंसर, तो ये टॉपिक अप्रोच नंबर 1, अप्रोच वर्ड में यूज कर रहा हूं, अप्रोच नंबर 1 मतलब इस इक्विलिब्रियम में दो अप्रोच है। एक है एडी एएस अप्रोच और सेकंड अप्रोच पे अपन बाद में आते हैं एडी एएस अप्रोच, जब एडी और एएस बराबर होंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड तो सर आप पढ़ा चुके हो, एक बार फिर से देख लो। एग्रीगेट डिमांड अपनी अप्रोच नंबर 1 जो है उसमें सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये होता है एडी, पिछले चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। एएस एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो सी प्लस आई जब बराबर होगा सी प्लस एस के, जिस पॉइंट पे भी बराबर आएगा उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट। करके देखते हैं, शुरुआत करूं स्केड्यूल से। सबसे पहले आते हैं स्केड्यूल। मैं क्या बना रहा हूं तुम लोग प्लीज मेंटली ध्यान रखना। मैं यहां पे सबसे पहले लिख रहा हूं आउटपुट। क्यों? आउटपुट अपन का चैप्टर का टारगेट है, आउटपुट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। आउटपुट यहां पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। चलो एक बार यहां तक लिखते हैं। आउटपुट के बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं एग्रीगेट सप्लाई। सर ये कैसे आपको पता पड़ेगा कितनी लिखनी है? तुम लोग अगर ध्यान दो ना, तुमको आता है, अगर पिछला चैप्टर ध्यान से देखा है तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर है सी प्लस एस के। और पिछले चैप्टर के आधार पे, या फिर नहीं भी पढ़ा हो अगर तुमने, तो पिछले चैप्टर में नहीं देखा हो तो अभी देख लो, सी प्लस एस बराबर होता है इनकम के। ये अपन के लिए किस्मत में सेम नहीं होगा कि इनकम ही एएस निकला, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम निकला। भाई कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इनकम के बराबर होता है और एएस इनकम के बराबर ऑटोमेटिकली निकला। तो मेरे को कुछ पढ़ाना ही नहीं है। ये देखो 0 20 40 60 80 100। सर ये कहां से लाए भाई? पिछला चैप्टर 0 20 40 60 80 100, इनकम इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट अंडर क्लोज्ड इकोनॉमी। इनकम में कांस्टेंट रेट पे बढ़ा रहा हूं, इसको 0 100 200 300 भी ले लेते चलता। 0 में मेरी इनकम है। आ जाओ पिछले चैप्टर पे फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं। ओके, कंजम्पशन सबसे पहले, ये क्यों ले रहा हूं? प्लस इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को चाहिए एडी, एग्रीगेट डिमांड। एडी आ गया तो मैं एडी और एएस को बराबर प्रूव करूंगा एक पॉइंट पे। सी कंजम्पशन 20 ऑटोनॉमस, इनकम 0 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। मैंने तुमको क्या बोला था? एक ही स्केड्यूल में 3 चैप्टर में चलाऊंगा और यही स्केड्यूल 3 चैप्टर में चलेगा। आगे अभी नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें भी देखना यही मैं बनाऊंगा। इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस 10 10 10 10 10 10 10। पिछले चैप्टर में कॉपी कर रहे हैं, नहीं पढ़ा है भाई, अभी देख लो, समझ लो खाली। एडी सी प्लस आई करूं, सी प्लस आई मतलब ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50। इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, ध्यान देना। ये हो गया 60, ये हो गया 70 और ये हो गया 80। अब तुम लोग मेरे को बताओ यहां पे देख के एडी और एएस बराबर कब है? एडी और एएस, सर ये वाला जो लेवल है ना 60, ये 60 है और ये है 60। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि देश में लोग मांग रहे हैं 60 करोड़ का सामान, एग्रीगेट सप्लाई है 60 करोड़, लोग मांग रहे हैं 60 करोड़ का सामान, मैं दे रहा हूं 60 करोड़ का सामान। ये है इक्विलिब्रियम आउटपुट 4th लेवल पे, जहां पे एडी और एएस बराबर है। तो ये तुमको एग्जाम में प्रूव करना है। स्केड्यूल माइंड में टिक मारो, स्केड्यूल हो गया। ग्राफ, ग्राफ पे आते हैं।
ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आ गया मेरा ओरिजिन, ये आ गया मेरा इनकम। सर इनकम क्यों लिख रहे हो, इनकम और ए एस बराबर है ए एस, तो ए एस लिख सकते हैं क्या, भले लिख लो ए एस, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकम की लाइन बना दी कांस्टेंट रेट पे बढ़ती हुई, करेक्ट, जीरो से चालू हो रही है, कांस्टेंट रेट पे बढ़ा रहा हूं। देखो ये बना दी मैंने तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की लाइन, नीड नहीं है फिर भी एक बार पूरा बना के बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट 10 10 10 10 10, आगे देखो प्लीज, ये आ गया मेरा कंजम्पशन, सी 20 से चालू हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। एडी एग्रीगेट डिमांड, मेजर पार्ट एडी, इसको इनकम हटा के मेरे को लिखना पड़ेगा ए एस, एग्रीगेट सप्लाई। अब ये पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम है, एडी जहां पे बराबर है ए एस के, और ध्यान से देखना यहां लिख रहा हूं एडी, ये सीधी लाइन क्यों खींच रहे हो, क्योंकि ये जो लेवल ऑफ आउटपुट है नीचे, ये जो नीचे लेवल ऑफ आउटपुट है ये है फोर्थ लेवल, तो यहां पे मैं नीचे क्या लिख रहा हूं देखना, इनकम स्लैश आउटपुट, ये फोर्थ लेवल, इसको एक बार रब करके लिख देते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये है ईओ इक्विलिब्रियम आउटपुट फोर्थ लेवल, ये है मेरा फोर्थ लेवल। गाइस कोई डाउट यहां पे अगर हो तो एक बार प्लीज स्केड्यूल से खुद बनाने का ट्राई करना, ये चीजें पता है सॉल्व तब होती है जब तुम मेंटली खुद बनाने का ट्राई करो। अभी एक काम करते हैं, इस डायग्राम में जो रेलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, उसको हटा देते हैं, सी की लाइन हटा देते हैं, कुछ काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट की हटा देते हैं। अब इजी दिखेगा तुमको, ये आ गया मेरा एडी और एएस जहां पे बराबर है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट। थ्योरी क्या होगी, देखो तुम्हारे सामने डिस्प्ले हो रही है थ्योरी, क्या थ्योरी है इसकी, सबसे पहले लिखोगे ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम because at this point the level of desired spending on consumption and investment is exactly equal to the level of output। मतलब ये बोल रहे हैं C प्लस आई बराबर है लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कि ए एस के, एडी बराबर है ए एस के। नेक्स्ट बता रखा है ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब इन्होंने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट डिफाइन कर रखा है अपने को, जो कि अपन ने भी यहां पे लिया है ओ ई। नेक्स्ट आ जाते हैं, when AD is equals to AS, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, इट इज द सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड इज द लेवल where AD which becomes effective because it is equal to AS। so guys this is the theory, तुम लोगों को स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी मेंटली टिक करो तीनों पे, ये अपना आंसर कंप्लीट होता है AD AS अप्रोच का। अब बात करते हैं, इसी से एक और अप्रोच निकाल के बताता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तुम लोग खाली क्या, मैं क्या देखना, क्या इरेज कर रहा हूं मैं यहां पे, मैं अभी ऑल ओवर अगर ध्यान से देखूं ना तो इसके अंदर देखो एक एलिमेंट कॉमन है, ध्यान से देखना, वो एलिमेंट जो कॉमन है ये रहा। अब थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, अगर इसमें C लिखा है 50 तो यहां पे भी 50 लिखना पड़ेगा, यहां लिखा है 100 तो यहां पे भी 100 लिखना पड़ेगा। मतलब सर इक्विलिब्रियम मेनली कब आ रहा है, इक्विलिब्रियम मेनली तब आ रहा है जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर है। दोबारा सोचो, अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो गए, यहां पे लिखा मैंने 40, और इफ इन केस यहां पे 40 है तो ऑटोमेटिकली आंसर बराबर ही आएगा, एडी और एस बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सी और सी तो वैसे ही बराबर है ना सर। तो सेकंड अप्रोच पता है क्या निकलती है, सेकंड अप्रोच निकलती है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। स्टूडेंट रटने का ट्राई करते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं सेविंग्स जब बराबर होगा इन्वेस्टमेंट के तो ये इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम एक्चुअल में क्या है, एडी जब बराबर है एएस के, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर तो निकल रहा है यहां से। तो अपन को इसको भी अगर एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन सुनो, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एज पर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। दोबारा मेंटली स्केड्यूल, ग्राफ, थ्योरी, फटाफट बनाते हैं इसको अपन, स्केड्यूल, ग्राफ, थ्योरी को। इसके अप्रोच नंबर 2 मैं यहां पे कर रहा हूं एस एंड आई अप्रोच। ओके, सो ये आ गया मेरा स्केड्यूल। यहां पे देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने बनाया यहां पे सेविंग्स, कहां से लाओगे सर, निकाल लेंगे, 2 मिनट लगेंगे। ये आ गया मेरा इन्वेस्टमेंट, ये तो अपने को पता है, और ये लिख रहा हूं मैं आउटपुट। थोड़ा क्विकली बताता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखना, यह है मेरा स्केड्यूल। इन्वेस्टमेंट मैंने लिया वही पुराना वाला 10 10 10 10 10, ये रटना मत, निकाल लो, 2 मिनट लगते हैं। इनकम माइनस कंजम्पशन कर लूं, इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम है एएस के बराबर, सही लिख रहा हूं। तो ये आ गया 0 20 40 60 80 100, ये है मेरा इनकम। कंजम्पशन हो जाएगा जो अपन ने पहले लिया था 20 30 40 50 60 एंड 70।
कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ऑटोनॉमस, ब्रेक इवन, ये अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। 0 माइनस 20, माइनस 20, 20 माइनस 30, माइनस 10, 40 माइनस 40, 0, 60 माइनस 50, 10, 80 माइनस 60, 20, 100 माइनस 70, 30। ये बनाने की जरूरत नहीं थी, हेल्प लेने के लिए बनाया है। तुम लोग भी इसको हेल्प लेने के लिए एक बार देख सकते हो, एग्जाम में बना सकते हो। आते हैं इक्विलिब्रियम, फोर्थ लेवल पे आ रहा है। पिछले वाले में किस पे आया था? फोर्थ लेवल पे आया था। तो जब एडी और एएस बराबर थे, प्रूव हो गया ना, उसी पॉइंट पे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। अच्छा से ये हटा देता हूं, काम का नहीं है, सपोर्ट के लिए था। आते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। डायग्राम कैसे बनेगा भाई? बहुत सिंपल, इससे सिंपल तो डायग्राम हो ही नहीं सकता। ये आ गई एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। ध्यान देना, ये मेरा ओरिजिन, ये मेरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। अब देखना इधर, ये है y माइनस एक्सिस। क्यों बनाया? नेगेटिव सेविंग्स के लिए। ये नेगेटिव सेविंग्स -20 से चालू करी, -20, -10, 0, 10, 20, 30। ये आ गया सेविंग्स का डायग्राम। ये सेविंग्स, ये इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स कहां मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये हो गया इक्विलिब्रियम। Equilibrium is the point where AD is equals to AS and at the same time savings is equals to investment. ये आ गया नीचे एक लाइन, इक्विलिब्रियम आउटपुट। चाहो तो लिख लो फोर्थ लेवल। ये है तुम्हारा सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का डायग्राम। यहां पे आ जाएगा सेविंग्स और यहां नीचे लिख लोगे इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज माय स्केड्यूल, दिस इज माय ग्राफ। थ्योरी मेंटली फटाफट सोचो, इसकी थ्योरी अपन पढ़ते नहीं है। एक बार थ्योरी इसकी, पहले तो सेविंग्स के बारे में समझाओ, फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाओ। पहले तो ये दो पॉइंट। सेविंग्स स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम -y एक्सिस at increases as the level of income increases. Investment always remains constant and is parallel to x-axis. Savings is equals to investment at point E. E point पे savings और investment बराबर है. It is known as the point of equilibrium where AD is also equals to AS. EO is the point of equilibrium output which shows फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ये तुम्हारा आंसर है अगर अप्रोच एग्जाम में आ जाए तो। सर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है क्या? भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, मैंने तुमको पहले तो बताया, कॉन्फिडेंट हो जाओ। स्केड्यूल आता है, ग्राफ आता है, थ्योरी आती है, कॉन्फिडेंट हो जाओ, तुमको आता है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ये बॉक्स तुम्हारा बना हुआ आ गया। इमेजिन करो एस गिवन है, उन्होंने अपनी वैल्यूज दे दी। आय तुमको नहीं गिवन है, आय तुम्हारे को ऊपर लिखा है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 20, तो तुमको पता है हर जगह 20 लिखना है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट उनका जो गिवन हो, तुम लोग चेक कर लेना कहां पे बराबर हो रहा है, और वहां पे वो तुम्हारा स्केड्यूल उन्होंने बना के दे दिया है, स्केड्यूल उनका ले लेना, ग्राफ बना देना, थ्योरी लिख देना। मतलब अपने को लिखना है स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी है। तो ये दो अप्रोच क्लियर है, टिक मार देते हैं, ये क्लियर है, ये क्लियर है। ये चीज जब समझाई, हो सकता है ये भी 1 मार्क्स में आ जाए कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच डिराइव कहां से हुई? ADAS में से ही हुई। अब इन दोनों टॉपिक में से नेक्स्ट एक क्वेश्चन पुटअप होता है। क्वेश्चन क्या है देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन, बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा, व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS एंड AD इज लेसर देन AS। भाई बहुत सिंपल है, तुम लोग दिमाग लगाओ खाली। पहले ही पढ़ा देता हूं। लोग मांग कम रहे हैं, मतलब लोगों का डिजायर्ड आउटपुट कम है। सही बोल रहा हूं? लोगों ने मांगा टोटल मिला के 9,000 करोड़ का सामान, मेरे पास पड़ा है प्लान्ड आउटपुट। प्लान्ड आउटपुट मतलब मेरे पास पड़ा है, इसको तुम एक्चुअल भी बोल सकते हो, एक्चुअल आउटपुट। लोगों ने मांगा 9,000 करोड़, मेरे पास पड़ा है 10,000 करोड़। कितना बचा गोडाउन में? 1,000 करोड़ का सामान बच गया सर देश में आपके गोडाउन में। तो अल्टीमेटली 1,000 करोड़ का क्या करोगे? पहले तो लिखो यहां पे अनसोल्ड गुड्स बच गए, अनसोल्ड गुड्स इन द मार्केट। अनसोल्ड गुड्स होंगे, तुम क्या करोगे? सर एक ही काम, प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन विल डिक्रीज, प्रोडक्शन डिक्रीजेस। आगे बताओ खुद ही। सर देश में जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों कम हो जाएंगे। बढ़िया है, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट यहां पे अगर अपन बात करें कम हो गए, लोगों को जॉब से भी निकाला तुमने, क्योंकि 1,000 करोड़ गोडाउन में पड़ा है। अब क्या होगा? वापस से सर 9,000 करोड़ और 9,000 करोड़ बराबर आ जाएंगे, मतलब अगेन AD will be equal to AS until there is no further tendency to change.
तो तुम्हारा अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो क्या लिखोगे? मैं एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनना. दिस इज द सिचुएशन विच शोज द डिजायर्ड आउटपुट इज लेसर देन द प्लान्ड आउटपुट. It means that there are unsold goods in the economy, which results in lesser production in the economy. This also decreases the GDP in the economy and the level of employment. As the level of employment decreases, AD again becomes equal to AS until there is no further tendency to change. Simple भाषा में लिखना है, but इनको इस तरीके से पढ़ो, बड़ा आसान है. AD AS को एंड में बराबर लाना है. इसमें भी लाएं क्या? 2 मिनट लगने. लोग मांग रहे हैं 12,000 करोड़ का, मेरे पास पड़ा है 10,000 करोड़. करो बराबर दोनों को. सिंपल है भाई. लोगों का डिजायर्ड आउटपुट ज्यादा है, मेरे पास पड़ा है 10,000 करोड़ का सामान. मैं क्या करूंगा? सिंपल आंसर, प्रोडक्शन बढ़ाओ. प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन विल इंक्रीज, जीडीपी विल इंक्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. अगेन एडी विल बिकम इक्वल टू एएस. खत्म आंसर. इसका परफेक्ट आंसर सर कैसे लिखना है, क्या लिखना है? तो एक बार तुम्हारे सामने इसका परफेक्ट आंसर डिस्प्ले कर रहा हूं, ये एक बार प्लीज रीड करो और स्क्रीनशॉट क्लिक करो. अब सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है इसकी जगह रब करके देखना क्या लिख रहा हूं. कॉन्सेप्ट सेम है, रब करके लिख रहा हूं सेविंग्स इन्वेस्टमेंट. 2 मिनट लगेंगे समझने में सिर्फ. देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. ये वाला हो गया, इस पे आ रहा हूं. व्हाट हैपेंस व्हेन सेविंग्स आर लेसर देन इन्वेस्टमेंट. तुम लोग बताओ, सोचो, तुम लोग बताओ. पहले इसकी बात करते हैं. सेविंग्स कम है, अगर तुम लोग भी सेव कम कर रहे हो, सेव कम कर रहे हो मतलब तुम्हारा खर्चा ज्यादा है. ओके, लेसर सेविंग्स मींस ग्रेटर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके, अगर तुम लोगों का खर्चा ज्यादा है तो तुम लोगों की डिमांड ज्यादा है. भाई खर्चा ज्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा है. तो तुम लोग क्या लिखोगे? देश में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से. सर ये तो वही आ गई घुमा फिरा की कहानी, वही कहानी है. आगे देखना, वही लिखूंगा सब कुछ. अगर तुम लोगों का खर्चा ज्यादा है, पहले तो वापस आओ, सेविंग्स कम है मतलब खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली मतलब डिजायर्ड आउटपुट ग्रेटर है. लोग मांग रहे हैं 12,000 करोड़, मेरे पास पड़ा है 10,000 करोड़. क्या करेंगे भाई? प्रोडक्शन बढ़ाओ. प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि मेरे पास पड़ा है 10,000 करोड़, देना 12,000 है. प्रोडक्शन बढ़ाओ, आउटपुट बढ़ेगा, वापस एडी बराबर आ जाएगा एएस के. और एडी और एएस जब बराबर होते हैं तो सेविंग्स बराबर होता है इन्वेस्टमेंट के. अरे बड़ा आसान है. लिखना कैसे? इंग्लिश में कन्वर्ट करो. When savings are lesser than investment, it means that consumption expenditure in the economy is higher, which results in the situation where AD is greater than AS, resulting into the situation where desired output is greater than planned output, which results in higher production. And as the production increases, GDP increases, AD becomes equal to AS. Thus, savings becomes equal to investment until there is no further tendency to change. सेम कॉन्सेप्ट यहां पे सेम. मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग एक बार ये स्क्रीनशॉट क्लिक करना. नेक्स्ट तुम्हारे सामने आ रहा है. अब गाइस जितना अपन ने थ्योरी पढ़ा, 2 ही थ्योरी थी, एडीएएस अप्रोच और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच. इनके बाद चैप्टर का एक नया बिल्कुल हिस्सा आता है, प्रैक्टिकल है ये चैप्टर में. थ्योरी का भी क्वेश्चन आ सकता है पर नाम क्या है? टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इसका थ्योरी क्वेश्चन कैसे आता है पता है? मल्टीप्लायर मैकेनिज्म समझाओ. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर मैकेनिज्म. सर होता क्या है? पहले ये समझो, इसको डिनोट करते हैं के से, कैपिटल के. अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पहले मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं. अब फॉर्मूला वैसे तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी करवाऊंगा तब और अच्छे से समझाऊंगा, पर अभी एक बारी के लिए देखना पड़ेगा. फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्या अगर तुम बोलो तो इसको ऐसे लिख दूं 1/MPS. सर आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि तुमको पता है MPC और MPS 1 के बराबर होता है. 1 माइनस MPC हो गया MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. सर टॉपिक का मतलब क्या है वो तो समझाओ. टॉपिक का मतलब स्टार्ट करता हूं एक एग्जाम्पल से. देखना बहुत इंटरेस्टिंगली समझ में आएगा. लिखना कैसे है वो तुम देखना, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा.
मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे अपन बात करते हैं, हमारे यहाँ पे है सलोनी मैम एक, तो सलोनी मैम ने मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का, ठीक है। इधर देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का। ये क्या है, ये है सर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 CR, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट किया तो सलोनी मैम ने वो पैसा किसी को दिया होगा ना, इन्वेस्टमेंट करना मतलब किसी के पास गया। चलो मान लेते हैं वो पैसा 100 करोड़ रुपया गया, मान लेते हैं कि एक नाम ले लेते हैं, चलो भारत के पास। तो 100 करोड़ रुपया किसी की इनकम बनी। ध्यान से देखना, ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया पर ये आखिरकार किसी ना किसी की इनकम बनी। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, डेल्टा वाई। तो भारत की इनकम 100 करोड़ से बढ़ी, 100 करोड़ से भारत की इनकम इंक्रीज हुई। अब यहां पे भारत का कहना है कि मैं जो खर्च कर रहा हूं वो है 90%, मतलब एमपीसी कितना है 0.9। अगर 90% कोई इंसान खर्च करेगा तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया 0.9 और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया 0.1। जो तुम समझो, दोनों में से एक चीज समझ लो इसको। तो यहां पे भारत का कहना है कि वो 100 करोड़ उसके जेब में आए सलोनी मैम से, 100 करोड़ में से उसने 90 करोड़ किए खर्च। देखो डेल्टा सी किया उसने खर्च, 90 करोड़ हुए खर्च, और उसने पैसा बचाया 10 करोड़ का। तो गाइज ये जो है, ये जर्नी कब तक चलेगी आगे, इस जर्नी को ही तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब वापस है, भारत ने क्या किए, 90 करोड़ खर्च किए। किसी खर्च करना होता क्या, किसी को 90 करोड़ रुपए दिए, 90 करोड़ रुपए फिर से देखो 90 करोड़ रुपए फिर से किसी की इनकम बनी कि नहीं बनी। चलो एक और नाम ले लेते हैं, भारत ने 90 करोड़ रुपए दिए प्रथम को, तो 90 करोड़ रुपए यहां पे गए प्रथम भाई के पास। अब 90 करोड़ उसकी इनकम बढ़ी, उसमें से वो भी 90% खर्च कर रहा है, मतलब 81 करोड़ उसने किया डेल्टा सी, उसका कंजम्पशन 81 करोड़ से बढ़ा और 9 करोड़ रुपए वो सेव कर रहा है, 9 CR वो सेव कर रहा है। सर ये आगे कैसे चलाओगे जर्नी, पूरी हमको एग्जाम में करनी है या नहीं करनी है। एक बारी के लिए मान रहे थे 81 करोड़ फिर से फोर्थ जने की बनी इनकम, और ये कैसे चलेगा, क्या होगा, इसके लिए लगाओ फॉर्मूला फटाफट। अब तुम्हारा यही तो फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का। क्या हुआ, 1/1 माइनस एमपीसी लगाओ, 1/1 माइनस 0.9 इक्वल्स टू के, मतलब 1/1 माइनस 0.9 जो मैंने अज्यूम किया था। आंसर आया 1/0.1, सॉल्व करेंगे, आंसर आया के का 10 टाइम्स। सॉल्व करो, 1/0.1 का आंसर है 10 टाइम्स। सर 10 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 करोड़ की इनकम 1000 करोड़ बन जाएगी 10 टाइम्स। 90 करोड़ का खर्चा देश में टोटल 900 करोड़ का बन जाएगा, और 10 करोड़ की इनिशियल सेविंग 100 करोड़ की बन जाएगी। भले तुम कैलकुलेटर से करके देखना, जब तुम कैलकुलेटर से करोगे खत्म होगा तो आंसर टोटल करोगे 1000 करोड़ आएगा। दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब सबसे पहला जना कौन था, सलोनी मैम। सलोनी मैम ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 100 करोड़ का, वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 10 टाइम्स। एक जने का इन्वेस्टमेंट देश में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे सबसे पहले आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर आएगा राउंड 1, फिर आएगा राउंड 2, एंड ये आएगा टोटल। सो ये है मेरी राउंड्स, ये है डेल्टा आई, डेल्टा वाई, मतलब इनकम का इंक्रीज, कंजम्पशन का इंक्रीज, सेविंग्स का इंक्रीज। इसको सर लिखना कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन मैं ओरली बोल रहा हूं, सुनना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। लिखना कैसे, एक बार ये तुम्हारे सामने आ रहा है स्क्रीन पे, इसको एक बार रीड करो, स्क्रीनशॉट लो, इसकी एक बार थ्योरी समझो। अभी मैंने पढ़ा दिया इस टॉपिक का थ्योरी, अब देखना इसका प्रैक्टिकल कैसे आएगा। प्रैक्टिकल के लिए फॉर्मूला तो क्लियर है, फॉर्मूला कंप्लीट है क्या, वैसे तो एक ही फॉर्मूला है, ये दूसरा है। अब मैं तुम्हारे को यहां पे देखना क्या लिख रहा हूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस। आधे बच्चों को समझ ही नहीं आता है क्यों लिखा, कहां से लिखा है, देखो ना 1/MPS, 1/डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, ये तो सही लिखा है। MPS को मैंने ओपन अप किया, ये डेल्टा वाई ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस। एक और फॉर्मूला,
ये वैसे पता है बच्चे क्या बोलते हैं, सर 4 फॉर्मूलाज पढ़ाओगे क्या? तो मैं बोल रहा हूँ एक ही है, आगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन अप कर रहा हूँ। एंड लास्ट लिख रहा हूँ, देखना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब ये कहां से ले आए आप? डेल्टा वाई तो समझ में आ रहा है भाई, सेविंग्स किसके बराबर होता है? इंक्रीज इन सेविंग्स बराबर हो जाएगा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के, जब इक्विलिब्रियम होगा। अभी तो जस्ट अभी ये पढ़ाया, अभी अभी यहां पे इसका क्वेश्चन कैसे आएगा मैं तुमको पहले एक चीज बता दूं, क्वेश्चन पढ़ूं उससे पहले, जब भी इसका क्वेश्चन आए तो तुम लोगों को ये फॉर्मूला चारों लिखने हैं, नहीं तो फिर तुम्हारे को समझ भी नहीं आएगा क्वेश्चन करना कैसे है, कभी किस चीज में जा रहा है, कभी किस चीज में से आ रहा है। अब इसका जो मेजर क्वेश्चन आता है वो आता ही है चेंज के ऊपर। अगर मैं तुमको क्वेश्चन में दे दूं एडिशनल सेविंग्स, एडिशनल इनकम, दिमाग ही मत लगाना, एडिशनल इनकम, एडिशनल सेविंग्स, एडिशनल कंजम्पशन, ये एडिशनल वर्ड, चेंज वर्ड, इंक्रीज वर्ड, इसी का ही है, मल्टीप्लायर का। अब क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इन एन इकोनॉमी विथ एवरी इंक्रीज इन इनकम 70% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट चीज एमपीसी इक्वल्स टू 0.7। सर ये कहां से लेके आ गए भाई? 70% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, सही लिखा है क्या? 70% को ऐसे लिखूंगा तो ये अपन का किसका फॉर्मूला है? एमपीसी का। तो 70% जब भी ऐसी लैंग्वेज आ जाए, 70% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, मतलब एमपीसी गिवन है 0.7, यहां पे लिख दूं एमपीएस गिवन है 0.3। ठीक है, आगे आते हैं, ये चीज गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन मुझे बोल रहा है सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ टेक्स प्लेस, मतलब कि डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 300 करोड़। वर्ड क्या है? फ्रेश इन्वेस्टमेंट है ना, फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये है डेल्टा आई गिवन है। अब मेरे को क्या बोला है? मेरे को बोला है कैलकुलेट चेंज इन इनकम, मेरे को बोला है कैलकुलेट डेल्टा वाई, ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा एस, चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम। करो भाई, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? निकालना क्या है? चेंज इन इनकम निकालनी है, गिवन क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखना ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, ये मैंने लिखा, सही करा है। डेल्टा वाई मेरे को नहीं पता, डेल्टा आई पता है 300 करोड़। अब आ जाते हैं, अगर के होता तो कर लेते, ठीक है भाई, के निकालो, ये समझ में आया यहां तक? अब के निकालते हैं, के होता तो कर लेते नहीं ये तो के के लिए है 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.7, के का आंसर आया 1/0.3। सॉल्व करो, 1/0.3 मतलब 10/3, मतलब आंसर आया 3.333 टाइम्स, 3.333 टाइम्स। यह है कि यहां पे पुट करो 3.333 टाइम्स, 3.333 मल्टीप्लाई बाय 300, आंसर आया मेरा 999.9, मतलब कि आंसर आया 1000 करोड़ इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा वाई 1000 करोड़। अब डेल्टा वाई 1000 करोड़ है, डेल्टा एस निकालू? नहीं, क्योंकि गिवन है। कहां से, आपको कहां से दिखा सर? भाई ये देखो ना, डेल्टा आई कितना गिवन है? 300 करोड़। किसके बराबर होगा? 300 करोड़ बराबर है इस 300 करोड़ के। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। फिर भी ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए सामने क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं। हेलो गाइस, सो अब हम लोग आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। ये अपनी एडी यूनिट का लास्ट चैप्टर है, पर सबसे बढ़िया बात क्या है पता है इस चैप्टर की? इस चैप्टर में से 100% क्वेश्चन आता है एक ही, क्योंकि ये चैप्टर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 2 टुकड़ों में ही डिवाइडेड है। एक टुकड़ा है एक्सेस डिमांड और एक टुकड़ा है डेफिशिएंट डिमांड। तो ये चैप्टर मैं बताऊंगा, पर अपन सबसे पहले चैप्टर का टाइटल पढ़ते हैं, प्रॉब्लम। मतलब ये चैप्टर खुद ही बोल रहा है कि ये एक प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व हम लोग तो कर नहीं सकते भाई, अपन पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉल्व करेगा कौन? 2 ही जने हैं, एक तो है अपना आरबीआई और दूसरी है अपनी गवर्नमेंट। इन दोनों के अलावा कोई चीजें सॉल्व ही नहीं कर सकता। पर दिक्कत है क्या जो सॉल्व करनी है? तो वो दिक्कत मतलब एक्सेस डिमांड से शुरू करते हैं। एक्सेस डिमांड होता क्या है? देखो, वर्ड में मीनिंग होता है, वो आपके दिमाग में पहले ही आ रहा है। एक्सेस डिमांड सर कुछ ज्यादा डिमांड की बात कर रहे हो। सिर्फ ज्यादा डिमांड नहीं है, ऐसी डिमांड, ऐसी देश की डिमांड जो कि देश पूरी नहीं कर सकता। तो देश करेगा क्या? सबसे पहले अपन इस सिचुएशन को एक वर्ड से समझेंगे। उस वर्ड का नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट। मैं यहां पे एक बार स्पेसिफाई कर देता हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब मैं इस वर्ड को समझाऊंगा, पर
क्योंकि क्या होता है, हर बार एक 12th क्लास का स्टूडेंट बोलता है यार टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर क्वेश्चन कैसे आएगा। एक काम करते हैं ना, इस चैप्टर की प्रॉपर शुरुआत एक क्वेश्चन से ही करेंगे अपन। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं एक्सेस डिमांड का, उस क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कवर होगा हमारा। क्या क्वेश्चन है देखना एक बार। क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये अपन पहली चीज समझाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड, एक्सप्लेन its causes and consequences को मैं लिख रहा हूं explain its causes and impact, and lastly how RBI will solve the issue। अब एक काम करते हैं, यहां से चालू करते हैं समझना। ओके, सबसे पहले आंसर में मैं ये समझाऊंगा कि एक्सेस डिमांड होता क्या है। एक्सेस डिमांड समझने के लिए ये वर्ड समझते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, अगर मैं आप लोगों के सामने एक सिचुएशन रखूं, इमेजिन करो आप लोगों की फैक्ट्री है, उसमें आप लोग टोटल मिला के 10,000 की लेबर रख सकते हो। जस्ट इमेजिन करो, ये आपकी कैपेसिटी है, उसमें सब आ गए, मैनेजर आ गया, ओनर आ गया, सेल्स मैनेजर, सब जने आ गए और मजदूर लेबर भी आ गई। अब 10,000 की लेबर अगर मैं रख सकता हूं, ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है जो मैं एम्प्लॉय कर सकता हूं। इमेजिन करो 10,000 की लेबर मैंने रख दी, मतलब कि 10,000 से ऊपर मैं ना रख सकता हूं और ना मेरी कैपेसिटी है फैक्ट्री में, तो 10,000 की लेबर मैंने यहां पे रख भी दी। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय भी कर दी। अब 10,000 की लेबर जो प्रोडक्शन करके देगी, क्या उससे ऊपर प्रोडक्शन होने की संभावना है? ऑब्वियसली नहीं, उससे ऊपर प्रोडक्शन होगा कैसे? ये आपकी फैक्ट्री का मैक्सिमम प्रोडक्शन है और इस सिचुएशन को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। सर थोड़ा सा इंग्लिश में बता दो भाई। द नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क इफ दे आर गेटिंग वर्क, जो लोग काम करना चाहते हैं अगर उनको जॉब मिल जाए एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वेज रेट भी बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर उनका दिन का बनता है 300 रुपया, तुम उनको दिन का 300 रुपया पे भी कर रहे हो, तो ये सिचुएशन बेस्ट सिचुएशन है और इस सिचुएशन का नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आप सोचो ये सिचुएशन कहां पे ले जा रही है। आज आप एग्जांपल लो, मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले कंपनी के पास इतने ऑर्डर्स आ गए मैगी के। नेस्ले कंपनी ने पहले तो अपने मजदूरों को क्या बोला, यार मेरे को प्रोडक्शन चाहिए भाई, फटाफट मेरा प्रोडक्शन बढ़ाओ, नहीं तो मेरे है ना ग्राहक नाराज हो रहे हैं। तो नेस्ले कंपनी के पास एक ऐसा लेवल आ गया जो कि उसकी मजदूर पूरा नहीं कर सकते। तो नेस्ले कंपनी के पास पहला ऑप्शन था, वो प्रोडक्शन बढ़ाए, नहीं बढ़ा सकती, क्यों? फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो नेस्ले कंपनी क्या करेगी? नेस्ले कंपनी इस सिचुएशन को पहले नाम देगी, इट इज नोन एज एक्सेस डिमांड फॉर द कंपनी। और रास्ता एक ही बचा, क्या होगा यार, अब इतने सारे जो मांगने वाले लोग हैं जिनको चाहिए, प्राइजेस बढ़ाओ। पेट्रोल के साथ हमारे साथ क्या हो रहा है? पेट्रोल के साथ यही तो हो रहा है कि हम लोगों का फुल एम्प्लॉयमेंट है पर फिर भी लोग डिमांड कर रहे हैं, फिर भी लोगों की डिमांड ज्यादा है, तो प्राइजेस बढ़ाओ। एक्सेस डिमांड इसी को बोलते हैं। एक बार मेंटली क्लियर हो गया, एक्सेस डिमांड मतलब वो लेवल जो फुल एम्प्लॉयमेंट को क्रॉस कर रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट को क्रॉस करने वाले लेवल को बोलते हैं हम एक्सेस एम्प्लॉयमेंट। अब सर इसको समझाओ एक बार, लिखना क्या है हमको एग्जाम में, तो आ जाओ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बारी के लिए ये वर्ड हटाते हैं वापस से, फुल एम्प्लॉयमेंट और ये सब। अब शुरू करते हैं। अपन को अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपने को इसका आंसर कैसे लिखना है। मैंने तुम्हारे को सबसे पहला एक रामबाण क्या बताया कि भाई अगर तुमको स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी आती है, तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ, तुमको आंसर आता है। तो सबसे पहले अपन स्केड्यूल से चालू करते हैं, पर बढ़िया बात स्केड्यूल है ही नहीं, तो बचा सिर्फ ग्राफ और थ्योरी। ग्राफ की बात करते हैं, देखना इधर, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम, ये है मेरा, नीचे लिख रहा हूं इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम। आई होप सो इस चीज में दिक्कत नहीं आ रही वाली, पिछले चैप्टर से कनेक्ट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब मेरी टोटल 10,000 की लेबर काम कर रही है, 10,000 की लेबर मिलके फुल मैक्सिमम 1,000 करोड़ का आउटपुट निकाल रही है। मतलब इससे ज्यादा आउटपुट आ भी नहीं सकता। मैगी का एग्जांपल ही ले लो, तो ये इक्विलिब्रियम है और ये है इक्विलिब्रियम आउटपुट, ईओ। अब बात करते हैं आगे। अभी क्या हुआ, ये एग्रीगेट डिमांड है। एक वर्ड ऐड कर लूं अगर समझ गए हो तो, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लिख लेता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्यों? एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यहां पे मेरी सारी लेबर एम्प्लॉयड है। अभी लोगों ने मांगा इससे ज्यादा, लोग मांग रहे हैं कि मेरे को 1,000 करोड़ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 1,100 करोड़ का सामान।
1100 करोड़ अगर लोग मांग रहे हैं भाई, तो क्या हुआ, मेरे को लोग मांग रहे हैं इस लेवल पे। इस लेवल पे मतलब लोग ज्यादा मांग रहे हैं। पहले तो अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछो, क्या दे सकते हो? नहीं दे सकते सर, प्रोडक्शन बढ़ाने के चांसेस ही नहीं है ना। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड एट एक्सेस एम्प्लॉयमेंट। तो मैं लिख रहा हूं एडीई। अब सर ये है क्या, ये आपने पढ़ाया क्या? ये जो लोगों ने मेरे से 100 करोड़ का ज्यादा मांगा, पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों के पास जब पैसा ज्यादा होता है, मतलब अल्टीमेटली अपन मार्केट में एक सिचुएशन समझ रहे हैं, जिस सिचुएशन को हिंदी में बोलते हैं महंगाई और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं यहां पे, लोगों के पास जब पैसा ज्यादा होता है तो वो ज्यादा खर्चा करने की कोशिश करते हैं। अब ज्यादा खर्चा करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर पे प्रेशर आएगा। प्रोड्यूसर हैबिचुअल है ना, प्रोड्यूसर बोल रहा है मैं तो रोज इतना बेच रहा था, आज तुम ज्यादा मांग रहे हो, तुम ज्यादा मांग रहे हो, तो मेरे पास तो भाई प्रोडक्शन बढ़ाने का चांस था, वो बढ़ नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को यहां पे लेके आ रहा हूं। और ये जो तुम्हारा प्रेशर आया इकोनॉमी में, इस प्रेशर को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बोलेंगे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर सर कहां से आया? ये वर्ड आया महंगाई से, क्योंकि अभी एक ही रास्ता है ना, महंगाई बढ़ाना। 10 रुपए वाली मैगी कितने की हो गई? 12 रुपए की। क्यों हुई 12 रुपए की भाई 10 वाली मैगी? क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया। जो पेट्रोल 80 रुपए लीटर चल रहा था वो कितना हो गया? 90 रुपए लीटर। मतलब ये क्या है? ये इसी का आंसर है। तुमको अगर लग रहा है ये सिर्फ 12वीं का टॉपिक है, नहीं, ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रोज हो रहा है। एक बारी के लिए ग्राफ पे चेक करो, ग्राफ बिल्कुल क्लियर है। यहां पे लिख देते हैं अपन ए डी, ग्राफ क्लियर है। अब सर आपने यहां पे पॉइंट बनाया ई, ध्यान से देखना मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यहां पॉइंट बनाया ई इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप ये डिलीवर कर सकते हो। ये वो 1000 करोड़ की लाइन है जो मैं डिलीवर कर सकता हूं। क्या यहां पे एक पॉइंट बनाए क्या, एक और ई, एक और नया लिखूंगा E1? नहीं लिख सकता। क्यों? ये मैं डिलीवर नहीं कर सकता ना 1100 करोड़, तो देयर विल बी नो पॉइंट ऑन द अबव लाइन। और ये जो गैप है इसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं। एक बारी के लिए अगर मैं एक्सेस डिमांड पे टिक मारूं, क्या ग्राफ क्लियर हो चुका है इसका? अब इसकी थ्योरी मेंटली प्रिपेयर करो फटाफट, 2 मिनट लगने हैं। थ्योरी क्या हुई? फर्स्ट पॉइंट इसकी, दैट ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है जब एडीई ज्यादा है एडीएफ से। एग्रीगेट डिमांड एक्सेस एम्प्लॉयमेंट पे है और एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से वो ज्यादा है, 1100 करोड़ लोग मांग रहे हैं। इस सिचुएशन को ध्यान से देखना, इस सिचुएशन को कहा जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप, बिकॉज अब मैं यहां पे एक और वर्ड लिख देता हूं, राइज इन प्राइजेस। भाई एक ही बात तो है, इन्फ्लेशनरी गैप को राइज इन प्राइजेस बोलेंगे। सर ये तो इसका हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आप आ जाओ इसके कॉजेस पे, आखिरकार क्यों हुआ? कॉजेज, आधे बच्चे पता है कॉजेज वर्ड से ही कंफ्यूज है। कॉजेज मतलब रीजंस, कारण। कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, मैंने पता है बता दिया आंसर तो, पर खाली अब लिखना है। अभी तो बताया एक ही कॉज है मेजर, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग अपना खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा वापस इलैबोरेट करो, मतलब इकोनॉमिक्स में तो ये लोगो वर्ड को तो तुम लोग बिल्कुल डिफाइन कर लो। 4 लोग हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। तो मतलब जब इंक्रीज हो जाए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब इंक्रीज हो जाए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर की बात है, जब ये खर्चा ज्यादा करें। ये 2 लोग हो गए, तीसरा लोग कौन है? तीसरा है गवर्नमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। चौथा इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स लिखूं या अलग अलग लिख लेता हूं? एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, या तुम बोल सकते हो डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स को सर डिक्रीज क्यों लिख रहे हो? तुमको खुद को पता है, बोलो एक बार। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बोलते हो, माइनस एम लिख रहा हूं। इंपोर्ट माइनस एम तो कम होगा। तो ये 5 कारण हैं जिसके कारण एक्सेस डिमांड हो रहा है। अलग से भी आ सकता है कॉजेस। एक बार टिक मारते हैं, इस पे टिक मार रहा हूं, इस पे टिक मार रहा हूं, ये 2 चीजें हो गई। अब आते इंपैक्ट, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे? इंपैक्ट का मतलब हो गया कॉन्सिक्वेंसेस। देखो इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, पहला इंपैक्ट तुम लोग खुद दिमाग लगाना, ऑन आउटपुट। क्या प्रोडक्शन पे कोई इंपैक्ट पड़ा? सोच के बताना। सर क्या आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, आउटपुट बढ़ा सकते हो? नहीं। 1000 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं सकता ना, 1100 करोड़ पे पहुंच सकता हूं? नहीं। तो देयर विल बी नो चेंज इन आउटपुट। सेकंड बताओ, क्या प्राइस लेवल पे फर्क पड़ा?
ऑन प्राइस लेवल। हाँ, इसी पे तो पढ़ा, प्राइसेस अभी तो आपने बोला बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस विल इंक्रीज, इसको डिटेल में लिखना है तुमको। और थर्ड, नेक्स्ट आ जाएगा क्या, यहां पे ध्यान से देखना, आउटपुट पे अपना फर्क नहीं पड़ा, प्राइस पे नहीं पड़ा, क्या एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब मिलेगी। सर सारे तो एम्प्लॉयड हैं, सारे एम्प्लॉयड है, तो आप अपनी फैक्ट्री में और किसी को रखोगे क्या? नहीं, तो देयर विल बी नो चेंज। तो अब है ना, तुम्हारे पास यहां तक तो आंसर क्लियर है, ठीक है। इंपैक्ट ऐसे ही ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं, इंडिविजुअली भी आ सकते हैं। तो ये आधा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब तुमको सॉल्व करना है। तुम मतलब यहां पे अपने आप को इमेजिन करना, आरबीआई या गवर्नमेंट, दो ही जने हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। पर एक बार जहां तक अपन ने किया है, एक बार इसका आंसर तुम्हारे सामने आ रहा है, ये देखो एक बार। अब देखो, अपन को इसको सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, अपन एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सॉल्यूशन साथ में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन साथ में पढ़ते हैं। अभी तुम डेफिशिएंट डिमांड को समझो। एक्सेस डिमांड में याद जरूर रखना, लोग मांग ज्यादा रहे हैं। अब डेफिशिएंट डिमांड में क्या है, पहले मैं क्वेश्चन को एक बार चेंज कर देता हूं। यहां पे लिख रहा हूं एक्सेस डिमांड की जगह डेफिशिएंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप की जगह डिफ्लेशनरी गैप, और वापस सिर्फ एक्सेस डिमांड की जगह लिख रहा हूं डेफिशिएंट डिमांड। अब देखना इधर मैं क्या चीज पढ़ा रहा हूं, डेफिशिएंट डिमांड, उसके कॉजेज और उसका इंपैक्ट। सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहां पे डेफिशिएंट डिमांड के डायग्राम पे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एग्रीगेट सप्लाई, ध्यान से देखना, ये एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आगे देखो इधर, यहां पे आ जाएगा इनकम, आउटपुट। ओके, नाउ सर आपने वापस 1000 करोड़ का सामान मैंने बनाया, मैंने मेरी पूरी लेबर को लगाया, मैंने मेरी पूरी मेहनत लगाई, पर ऐसी सिचुएशन कभी कभार आ जाती है जब लोग मांग रहे हैं 1000 करोड़ की जगह 900 करोड़, 800 करोड़, मान लेते हैं 800 करोड़ लोग मांग रहे हैं। अब लोग मांग कितना रहे, 800 करोड़। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरी सारी लेबर एम्प्लॉयड है, सब कुछ है, तो इतना ये इकोनॉमी में फर्क क्यों आया? क्योंकि इसको हिंदी में बोला जाता है मंदी। मंदी मतलब डिफ्लेशन। क्यों? लोगों के पास पैसा कम है तो लोग मांगेंगे कम। लोग मांग रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, पहले ये है इक्विलिब्रियम, लोग मांग रहे हैं यहां पे एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से इसको समझो, लोगों के पास पैसा कम क्यों है? फुल एम्प्लॉयमेंट तो था सर, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आप समझा रहे हो। ये है क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट? देखो, बहुत बार तुम लोगों ने सुना होगा और बहुत बार ये तुम लोगों ने एक्चुअल में अगर मैं बताऊं इकोनॉमी में देखा होगा, जैसे कोविड में भी अपन ने देखा, लोगों को क्या बोला जा रहा था, यार मेरा सामान नहीं बिक रहा है, अगर काम करना है 300 रुपया नहीं दूंगा, 200 रुपया दूंगा। अब इमेजिन करो, पूरी इकोनॉमी में लोगों को कम पैसा मिल रहा है, इंजीनियर को 30,000 की जगह 25,000 सैलरी मिल रही है, तो जब सबके पेमेंट कम हो जाएंगे तो लोगों की खर्चने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब लोगों से काम तो 300 रुपए का करवा रहे हैं, पेमेंट 300 रुपए देना चाहिए ना, नहीं, पेमेंट दे रहे हैं 200 रुपए। तो अब पेमेंट जब 200 रुपए दे रहे हैं सर, क्या होगा? वो मांगेंगे कम, डिमांड कम, तो ये सिचुएशन यहां की जगह यहां पे आ जाएगी और इस गैप को बोला जाएगा डेफिशिएंट डिमांड। इस गैप को बोला जाएगा डिफ्लेशनरी गैप, इसको बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। ध्यान से सुनना, वापस मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, यहां पे इक्विलिब्रियम है, क्यों? ये 1000 करोड़ वाला पॉइंट है, लोग 1000 करोड़ मांग रहे हैं, मैं 1000 करोड़ दे रहा हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट है, बढ़िया सिचुएशन। ये आ गया, क्या यहां पे इक्विलिब्रियम होगा? हां सर, यहां तो होगा ना, इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, EU लिख रहा हूं। इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब ये वो सिचुएशन है जब लोग मेरे से 800 करोड़ मांग रहे हैं। 800 करोड़ तो दूंगा ना, 800 करोड़ क्यों नहीं दूंगा? तो यहां से एक सीधी लाइन नीचे खींचते हैं, ये हो गया इक्विलिब्रियम आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया इक्विलिब्रियम आउटपुट एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया मेरा जो गैप आ रहा है डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप, 200 करोड़ का जो गैप आ रहा है। इसको कैसे लिखोगे? इसको तुम लोग लिखोगे इस तरीके से, पहला पॉइंट ADF माइनस, मतलब ADF और ADU, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो गैप है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। एंड डेफिशिएंट डिमांड इज द सिचुएशन विच इज ड्यू टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मैंने तुमको अभी समझाया, जब लोगों को मैं 300 रुपए की जगह 200 रुपया पे कर रहा हूं, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हेन पीपल आर पेड लेसर देन द एग्जिस्टिंग वेज रेट। आगे कॉजेस पढ़ाओ सर, कॉजेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड सेम है, देखना। एक्सेस डिमांड के क्या कॉस्ट थे? एक्सेस डिमांड के कॉस्ट थे, लोगों के पास पैसा ज्यादा था,
खर्चा ज्यादा था। अब लोगों के पास पैसा कम है, 300 रुपए वाले के पास 200 रुपए है, खर्चा कम। किन लोगों का खर्चा कम? पहला लोग आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो यहां पे लिखोगे डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो हो गए, अब बचा गवर्नमेंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्ट फोर्थ है अपना डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। एक ही याद कर लो ना, उसमें एक्सेस डिमांड में सारे खर्चे बढ़ाने हैं, डेफिशिएंट डिमांड में सारे खर्चे कम करने। इंपैक्ट, देश के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा डेफिशिएंट डिमांड का? बड़ा सिंपल, तुम लोग खुद बताना ये मेंटली। ऑन आउटपुट, क्या तुम लोग प्रोडक्शन बढ़ाओगे? पॉसिबल ही नहीं सर। क्या कम करोगे? हाँ, प्रोडक्शन कम करेंगे ना। 200 करोड़ तो गोडाउन में ऑलरेडी बचा हुआ पड़ा है। 1000 करोड़ था, 800 करोड़ लोगों ने मांगा, 200 करोड़ का प्रोडक्शन कम करूंगा। बोलूंगा लेबर को यार जाओ यार, अभी मेरे को प्रोडक्शन कम करना है, पहले ही ऑलरेडी गोडाउन में पड़ा है, तो आउटपुट विल डिक्रीज। ओके, क्या तुम लोग एम्प्लॉयमेंट कम करोगे? हाँ, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब से निकालेंगे ना, तो एम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। अच्छा, क्या तुम लोग सस्ता माल बेचोगे? हाँ भाई, ऑलरेडी पहले ही लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो ऑन प्राइस लेवल क्या इंपैक्ट पड़ेगा? प्राइसेस विल डिक्रीज। तो ये है मेरा इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, इंपैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब तुम लोग एक मेरी बात सुनो और ध्यान से समझो। तुम कौन हो अब राइट नाउ? आरबीआई। आरबीआई को इसको सॉल्व करना है। सिचुएशन है डेफिशिएंट डिमांड की। इमेजिन करो दोनों, एक्सेस डिमांड भी, डेफिशिएंट डिमांड भी। आरबीआई को कुछ नहीं करना है, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ले लो, ले लो। अब आरबीआई अगर तुम हो, तुम्हारे पास एक ही हथियार है, हथियार का नाम है रेट, इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट। तो तुम लोग क्या करोगे? महंगा कर दोगे इन्फ्लेशन के टाइम पे, सस्ता कर दोगे डिफ्लेशन के टाइम पे। अपनी इंटरेस्ट रेट्स को, बैंक रेट, रेपो रेट को करते हैं एक बार, समझते हैं क्या चीज है। इसको रब कर रहा हूं मैं एक बारी के लिए। इसका जो आंसर है डेफिशिएंट डिमांड का, ये भी एक बार अपनी स्क्रीन पे देखो। ओके, सो अब अपन का है सॉल्यूशन ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। करने वाला है आरबीआई और गवर्नमेंट। देखते हैं इधर, सबसे पहले बात करेंगे हाउ आरबीआई विल सॉल्व इट। आरबीआई कैसे सॉल्व करेगा? आरबीआई के पास वेपन है, वो वेपन का नाम है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स बैंकिंग चैप्टर में भी पढ़ा है तुम लोगों ने। गवर्नमेंट कैसे करेगा? गवर्नमेंट के पास भी वेपन है, नाम है फिस्कल मेजर्स। ठीक है, तो तुम आ जाओ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे, दोनों के ऊपर। आरबीआई के पास जो मॉनेटरी मेजर्स हैं उसमें है क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। ओके, क्वांटिटेटिव मेजर्स, आरबीआई के पास पहला है बैंक रेट। आरबीआई बोल रहा है कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे मैं लोन देता हूं, कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे मैं लोन देता हूं, इन्फ्लेशन में वो रेट मैं बढ़ा दूंगा। इन्फ्लेशन में वो रेट मैं बढ़ा दूंगा। इन्फ्लेशन मतलब एक्सेस डिमांड में वो रेट मैं बढ़ा दूंगा, ताकि कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिले। लोगों के पास पहले पैसा ज्यादा है, लोग लोन लेंगे ही नहीं। आरबीआई बोल रहा है सेम मैं सीआरआर और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो को इन्फ्लेशन में बढ़ा दूंगा, ताकि इन्फ्लेशन में अगर ये दोनों बढ़ गए तो लोगों के पास लोन कम जाएगा। भाई सीआरआर और एसएलआर वो अमाउंट होता है ना, याद है, जो अलग रखा जाता है और बाकी का पैसा लोन पे दिया जाता है आउट ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट्स। तो इन दोनों को आरबीआई बोल रहा है मैं बढ़ा दूंगा। और आरबीआई बोल रहा है चौथा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई में क्या बोल रहा है? मेरे पास सरकार के शेयर्स पड़े, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स। आरबीआई बोल रहा है इन्फ्लेशन के टाइम पे मैं सेल करूंगा सिक्योरिटीज को, ताकि सिक्योरिटीज बेचूंगा, लोगों से पैसा ले लूंगा। तुमको एक ही चीज याद रखनी है, लोगों से पैसा लेना है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव की। आरबीआई बोल रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट पता होगा, नहीं पता है तो सुनो वापस, याद करो, बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है अपन जब लोन लेने गए तो अपने को वो बोलते हैं कि इतना कोलेटरल ज्यादा लेंगे। मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूं, 10 लाख के लोन पे मुझे बोलेंगे भाई 12 लाख रुपए की सिक्योरिटी दे।
तो वो जो 2 लाख मतलब वो जो 20%, 20% मेरे से ज्यादा लिया उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये भी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई बोल रहा है इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इन्फ्लेशन के टाइम पे मैं बोलूंगा बढ़ा दो। 10 लाख पे लोन ले रहे हो तो 12 लाख नहीं 15 लाख की सिक्योरिटी दो, लोग लोन ही नहीं लेंगे। नेक्स्ट, आरबीआई अपनी पॉलिसीज को बहुत स्ट्रिक्ट कर देगा, पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर देगा इन्फ्लेशन के टाइम पे। एक ही वर्ड लिख रहा हूं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। तो ये कौन है? ये है आरबीआई, जिसने सॉल्व करा इन्फ्लेशन मतलब एक्सेस डिमांड को इस तरीके से। सर क्वेश्चन में पूरा इतना बड़ा लिखना है क्या? नहीं, तुम्हारा कोई एक पॉइंट आएगा, हाउ बैंक रेट विल सॉल्व एक्सेस डिमांड, हाउ एसएलआर विल सॉल्व एक्सेस डिमांड। जनरली ये आता है बैंक रेट, इस पे स्टार बना देता हूं। आगे आते हैं, देखो अब आते हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट के पास पहली चीज क्या है? गवर्नमेंट के टैक्सेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज जिसको बोलते हैं। गवर्नमेंट को सॉल्व करना है इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट बोल रहा है मैं मेरे टैक्सेस को इंक्रीज कर दूंगा इन्फ्लेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि लोगों से पैसा लेना है ना भाई। फिर गवर्नमेंट बोल रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर, खुद बताओ, खुद सोचो, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट बोलेगा मैं क्यों खर्चा करूं? गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देगा। और आते हैं थर्ड, गवर्नमेंट बोल रहा है बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक। सरकार बोल रही है हम जनता से उधार क्या करेंगे? ज्यादा लेंगे। तुमको क्या करना है? इन्फ्लेशन में तुमको उधार इंक्रीज करना है ताकि लोगों का पैसा तुम्हारे पास आ जाए, तो इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से बोरोइंग्स क्या करेंगे? ज्यादा लेंगे क्या? नहीं, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई डिक्रीज कर देंगे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज कर देंगे। क्यों? आरबीआई से अगर उधार ज्यादा ले लिया, आरबीआई को नोट छापने पड़ेंगे, नोट छापेंगे इकोनॉमी में और पैसा फैलेगा, तो आरबीआई से उधार कम कर देंगे। ये अपन ने क्या सॉल्व किया? ये अपन ने सॉल्व किया एक्सेस डिमांड। किसने? आरबीआई ने और गवर्नमेंट। अब हमको क्या सॉल्व करना है? अब हमको सॉल्व करना है डेफिशिएंट डिमांड। कुछ मत सोचो, सबको उल्टा कर दो। डेफिशिएंट डिमांड में भाई बैंक रेट को कर दो कम, डेफिशिएंट डिमांड में मतलब डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में सीआरआर को कर दो कम, डिफ्लेशन में कर दो एसएलआर को कम। मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा फैलाओ, चाहे तुम आरबीआई हो चाहे तुम गवर्नमेंट हो। तो डेफिशिएंट डिमांड में अपन सारी चीजें उल्टी कर देते हैं। डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम लेंगे, लोगों को बोलेंगे वाह ले जाओ लोन 10 लाख में 11 लाख की सिक्योरिटी दे देना। डेफिशिएंट डिमांड में पॉलिसीज लिबरल कर देगा आरबीआई। और डेफिशिएंट डिमांड के अंदर अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट बोलेगा मैं डेफिशिएंट डिमांड में अपने टैक्सेस को कर रहा हूं कम, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेफिशिएंट डिमांड में हो जाएगा कम। गवर्नमेंट बोलेगा सॉरी ज्यादा हो जाएगा, गवर्नमेंट बोलेगा अपना एक्सपेंडिचर मैं बढ़ा रहा हूं, लोगों को खर्चा नहीं करने दूंगा, मैं खर्चा करूंगा। बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक डिक्रीज कर देंगे, जनता के पास उनका पैसा रहने देंगे, और बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई इंक्रीज कर देंगे ड्यूरिंग डिफ्लेशन। तुमको एक लाइन याद दिला देता हूं, इससे बेस्ट तुम्हारे को याद करने का बेस्ट पार्ट नहीं होगा। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन में सारी रेटें आरबीआई बढ़ा देगा, चाहे कोई भी रेटें हो। देखो बैंक रेट बढ़ रही है, सीआरआर बढ़ रही है, एसएलआर बढ़ रही है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब रेट होती है, परसेंटेज में होती है। अपने को बस यही याद रखना है, इन्फ्लेशन में पैसा लेना है, एक्सेस डिमांड सॉल्व करो पैसा लो, और डेफिशिएंट डिमांड में पैसा दो। सो दिस इज आवर चैप्टर। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, एक्सेस डिमांड, उसके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉल्यूशन। डेफिशिएंट डिमांड, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉल्यूशन। सो गाइस दिस इज द चैप्टर। डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे लगता है इस वीडियो ने आपके इकोनॉमिक्स को बनाया होगा आसान। अब इस बार लाने हैं इकोनॉमिक्स में 80 ऑन 80। मैंने कोशिश पूरी करी है कि वीडियो को, हर कंटेंट को शॉर्ट में देने की कोशिश करूं, बट आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, सी या टुमारो।